ठीक है, ऑनलाइन वालों बताना आवाज़ वाज आ रही नहीं आ रही। चलो भाई, थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह कर लें। मानव कहाँ है आकाश? ऑनलाइन आएगा? अच्छा, आएगा ही नहीं। हम्म, दिख रहा है पीछे तक संदीप? और जूम करूं? दिख रहा है ना? हाँ। कंसीडर द फॉर द फर्स्ट कर्नेटिक और फर्स्ट तो डिस्कस कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस शायद थर्ड से भी होंगे, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे, बट ठीक है। बताओ। सी। बोथ वन एंड टू, हाँ। इट वॉज फॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज। इट coincided with the war of Austrian succession. हाँ। सी। शौर्य। संदीप। सी। और किसी को कोई लग रहा हो सी के अलावा? हाँ। सी के अलावा सबको सी लग रहा है? ठीक है। दिव्या, सो के उठ जाओ, हो गया, सुबह हो गई। बताओ। अच्छा, ये थर्ड सेकंड स्किप हो गया क्या? सेकंड। फोर्टिफाइड बाई ब्रिटिश। ए। फोर्ट विलियम्स। संदीप। ए। दिस इज फोर्ट विलियम कहाँ है? कैलकाटा है ना? सेंट जॉर्ज। मद्रास। मद्रास का था सेंट जॉर्ज। फोर्ट विलियम और है क्या कोई? अच्छा, कोची से रिलेटेड। मतलब ऐसा सच मुझे याद तो नहीं है, अगर होगा तो। फिलहाल ये कोलकाता वाला है, कैलकाटा वाला। ब्रिटिश। किसी को पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच लग रहा हो? नहीं? शाश्वत। ए। ब्रिटिश। हाँ। बोथ आर इनकरेक्ट। Consider regarding the English East India Company. It was a government company owned by the British Crown. क्या जी? गलत है दोनों बोल रहे हो ऐसा? क्या जी? सी मतलब है। सर थॉमस रो इन ईयर 1609 गॉट परमिशन टू सेट अप फैक्ट्रीज एट सूरत। सही तो है, सर थॉमस रो कपड़ा बनाते थे, चरखा चलाते थे, गलत थोड़ी है। अरे चरखा चलाते थे कि नहीं, पहले ये बताओ, सर थॉमस रो। अच्छा। तुम
ह्यूमर खराब कर दे रहे हो, जाने दो, तुमसे नहीं पूछूंगा। सी है, बताओ दिव्या। अरे यार, दूसरा लगाओ, चलो। सी ही। संदीप, डाउट है? वन ओनली, ये ध्यान रखना। सी, 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 सी। ठीक है, सही है। ठीक है, क्योंकि देखो इनकरेक्ट बोल रहा है ना, ये पहले ही गलत है, ये तो वैसे ही गलत है। इनको क्या लेना देना है, फैक्ट्री लगे न लगे। खैर, रॉयल फरमान चाहिए था। डी, डी, डी और बी। बी, सौरभ सिंह बी। डी, दोनों लोग का। बी, इन नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। अच्छा, अगेन मतलब वही बात है कि इनकरेक्ट है ना। और बताओ कोई है। डी, डी। विच ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट? हाँ, ए, इसका मतलब बताना जरा। मानो इसका मतलब क्या पिक क्या कर रहे हो, कि ये सही नहीं है या ये सही है? हैं? दोनों ही सही हैं। अच्छा, ओके। चलो, अगर नॉट हटा दूं, ये शायद ये नॉट नहीं होना चाहिए था यहाँ। ये कंफ्यूजिंग है ना? अब बताओ। सी, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग है ना। हाँ, ये ऑप्शन चूज करोगे कि ये ऑप्शन चूज करोगे? अब इससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि नॉट करेक्ट वाला ही बोल रहा है, नीदर वन नॉर टू। अब इससे ये समझ रहा है कि नॉट करेक्ट, नीदर वन नॉर टू। मतलब कैसे बोलूं? ठीक है, करेक्ट वाले सीन में बताओ। सी है ना? अच्छा, नीचे तक है क्या? हाँ, ये ठीक क्वेश्चन है। ऐसे वाला क्वेश्चन अच्छा लगता है। मतलब दूसरा, देन फर्स्ट, एंड देन थर्ड है। मैनू की पता। बी, ऐसे ही सीधा ही लगा दिया, एक दो तीन। ए, शाश्वत है। अनेबल टू स्टेब्लिश जूम। अरे भाई, क्या दुख है आपको। दिव्या, विच वन इज करेक्ट? कौन सा? ए बी सी डी ई एफ? नहीं पता? अरे कुछ गेस वेस लगाओ। इसने दुखी कर रखा है। बताओ भाई, कोई और पिक विक कर रहा है? ए पे बोली लग रही है ज्यादा। ए, बी, यशिका बताओ। गुड आफ्टरनून। बी। ए या बी सी डी? सौरभ क्या बोला? ए बोला है, 2 1 3। अच्छा, ठीक है, मतलब ए ना।
ये बढ़िया है, ऐसे बदलते रहो। एक बार ऑप्शन वहां टिक हो गया, पता है ना, फिर दोबारा कुछ नहीं होना है। ए, बता भाई, गैस ही लगा दो। बोलो। ठीक है, अब इतना नहीं बता रहे हो, ए ही ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये होगा, है ना, फिर ये होगा, उसके बाद, क्योंकि देखो अब ये मिलेगा, फिर ये धीरे धीरे अपना सोचेंगे कि चलो अब चीज़ें आगे बढ़ाई जाएं। 6। नंबर 6। English East India Company was formed by a royal charter of Queen Elizabeth. Britishers got some villages on lease around Bombay for the created Saint Fort George. अरे सही तो है, हूँ क्या कर रहे हो। In 1698, EIC got zamindari rights in 3 villages where Kolkata, Sultanati and Govindapur. हाँ, ओनली 2 इज करेक्ट बोल रहे हो ऐसा? है? अच्छा, हाउ मेनी? और किसी को कुछ लगता हो? सौरभ? बी? बी? और किसी को कुछ लग रहा हो? बी? 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 कुछ लोग गोविंदा फ्लो, ठीक है, बी लगवा रहे हैं, चलते जाना बी। ठीक है, ये ईयर श्योर है, मानो। ईयर चेक करना जरा। ईयर देखा? ईयर ठीक है ना? एक बार ईयर चेक कर लो फिर भी। ईयर सही है ना? मतलब दो स्टेटमेंट्स ठीक हैं? ठीक है, ये 7th वाला है, 8th वाला भी फ्रेम में आ ही जाए, चलो ठीक है, आ ही गया। 7th में 2 only. It was issued by the British Parliament, not the Crown. तो ठीक है, it gave the right to wage war, sign treaties and acquire territory to AC. Only 2? 2 only? 2 only? ठीक है, पहला गलत क्यों हो जाता है? ठीक है, सिंपल एक लाइन रॉयल चार्टर, तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई सीन भी नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते, बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट टेक ओवर कर लेगा, ठीक हो जाता है ना। दिख रहा है 8th भी, बताओ। ये वाला 1 and 3, अच्छा, डी ऑल, इसलिए उसको छुपा के रखा था। लास्ट गलत है। ए, सॉरी सिंह, डी। सेंट फोर्ट विलियम। हो सकता है कि नहीं। कौन सा? 1 and 2? ए, चलो ठीक है, ठीक है, ए ही ठीक है, क्योंकि, है ना, इसकी हाँ। नीचे और भी क्वेश्चंस हैं, बट अभी आज वो करेंगे। देखना चाहोगे एक क्वेश्चन और? ये तो कर चुके हैं हम, आई थिंक, तो ये बता सकते हो अभी फिलहाल। सेम है? ये भी सेम है? ये अलग है ना? अच्छा, ये सेम है, ओके ठीक है, कोई नहीं, बाकी चीज़ें देखते हैं। चलो, लास्ट क्या लाइन की बात की थी? चंदा साहिब के बारे में बात कर ली थी। ही वॉज बिहेडेड। ठीक है, श्रेय किसको जाता है?
रॉबर्ट क्लाइव है ना। आरसी, आरसी, आरसी की वजह से 2 लोग मरे। कौन कौन? ठीक, दोनों ने सरेंडर कर दिया था। सिराजुद्दौला खैर भाग गया था, छुप छुप के भाग रहा था, मतलब इधर उधर सोना वोना लेकर भागा था वो अच्छा खासा, उसको खोज ही रहे थे ये लोग, तो उसको तो मार काटना ही था। चंदा साहब को बोला कि चुपचाप सरेंडर कर दो, जान बख्श देंगे। जैसे ही चंदा साहब ने सरेंडर कर दिया, सबको हथियार हथियार डाले, बोला आप काटो, गला काट दो, है ना। यही होना चाहिए, दुश्मन को छोड़ो मत। हाँ, जाओ, मतलब राजवाज चला गया तुम्हारा, अब क्या करोगे जिंदा रह के? हैं, जलील हो करके। सब रंगीला थोड़ी होते हैं, एवरीवन इज नॉट रंगीला। चलो थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर, टाइम पीरियड क्या लिखा हुआ था हमने? 5663, 1756 to 63, ठीक है। और मतलब चला ये 63 तक था, बट फाइनल कहाँ पे हो जाएगा इसका? 1760, बैटल ऑफ वांडी वॉश, वहाँ पे काम खत्म हो जाएगा इनका, कंक्लूसिव हार हो जाएगी। लेकिन वही है कि छोटे छोटे जगह पे बचे रहेंगे, तो कंप्लीटली एकदम सफाया करने में 2-2.5 साल और एक्स्ट्रा लगेंगे। जनरली 1760 बैटल ऑफ वांडी वॉश, काम खत्म, है ना। और इसी टाइम पे एक और लड़ाई चल रही होगी, याद करो। कार्नेटिक वॉर के टाइम पे एक और लड़ाई होगी, मेजर लड़ाई। अरे वो तो ग्लोबल वॉर तो चल ही रहा है, ये तो इसी को तो बोलते हैं। पानीपत कब हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो मेजर वॉर मैंने बोला ना। तो इसी टाइम पे, मतलब इसी कार्नेटिक वॉर पे ही, इसी टाइम पे बेसिकली चल रहा होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। जहां पे कौन लड़ रहा होगा? अरे लीडर्स बताओ मुझे। और इधर से बताओ, इसकी साइड से, अब्दाली की। हाँ, ले, एक फैमिली को भूल ही रहे हो, गद्दारों का परिवार। हाँ, शुजाउद्दौला, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको ना जो ये था ग्लोबल वॉर, 7 years ऑफ ग्लोबल वॉर, ये फिर इसको दिक्कत होने लग गई, ठीक है। विंस्टन चर्चिल का नाम सुना किसी ने? स्पेलिंग क्या है? हैं, सही लिखा ना? ठीक है, चर्च लिख देता हूँ, IL लगा देता हूँ मैं। हाँ, मतलब वही, इल, यहाँ से था ये। अच्छा देखो, नाम बहुत सोच के रखा जाता है। ये आदमी के नाम में जो ये है ना, इसके जो दिमागी रूप से ये इल था आदमी, विंस्टन चर्चिल। क्यों फेमस है ये ब्रिटिश हिस्ट्री में? व्हाई विंस्टन चर्चिल इज फेमस? है, वर्ल्ड वॉर 1 है, 2, 43 के दौरान किसके खिलाफ लड़ रहा था? फेमस क्यों था? हिटलर के खिलाफ घुटने ना टेकने वाला एकमात्र बंदा, जिसने हिटलर का सबसे तगड़ा सामना करने वाला कोई पर्सन था, तो दिस इज द पर्सन। यहाँ से खाली था ये, इसका ये माला खाली था। रीजन ये था, विंस्टन चर्चिल ने बोला कि जो सही मायने में वर्ल्ड वॉर था, वो जो ये 7 years का ग्लोबल वॉर था, इसने उस वर्ल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर नहीं माना। विंस्टन चर्चिल ने बोला कि जो ये ग्लोबल वॉर, मतलब 7 साल जो चल रहा है ये, 7 years ऑफ ग्लोबल वॉर, 7 years ऑफ ग्लोबल वॉर, ठीक है। 56 से 63, 7 साल हो गए ना। अरे 1756 से 63। अब ये ग्लोबल वॉर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये ऑस्ट्रियन सक्सेशन डिस्प्यूट की वजह से चल रहा है ना। ब्रिटेन और फ्रांस सिर्फ इंडिया में नहीं लड़ रहे हैं, ये अफ्रीका में भी लड़ रहे हैं, ये अमेरिका में भी लड़ रहे हैं, ये यूरोप में भी लड़ रहे हैं, हर जगह पे लड़ रहे हैं ये लोग, है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लोबल वॉर। है तो सक्सेशन डिस्प्यूट, लेकिन ये चल हर जगह रहा है। तो इसने बोला कि जो असली में वर्ल्ड वॉर था, दिस इज द असल वर्ल्ड वॉर। क्योंकि ये लड़ाई कहाँ चल रही है? इंडिया में भी लड़ाई चल रही है, अफ्रीका में भी लड़ रहे हैं, अमेरिका में भी लड़ रहे हैं, यूरोप में भी लड़ रहे हैं आपस में। तो विंस्टन चर्चिल ने बोला कि जो ये 7 years ऑफ ग्लोबल वॉर है ना, जिसको हम थर्ड कार्नेटिक वॉर बोलते हैं, इसको इसने बोला कि इट दिस इज द रियल वर्ल्ड वॉर, ये असली वर्ल्ड वॉर है। अच्छा, इस पर्सन को मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका ऊपर वाला माला खाली था? वाई आई हेट दिस पर्सन? कोई रीजन है? हाँ, फेमीन, सूखा पड़ा था। देखो 2 बार सूखा पड़ा था, एक बार 1770, है ना, एंड द सेकेंड इज 1943। 2 बार सूखा पड़ा, बंगाल में सूखा पड़ गया है, फसलें नहीं हो रही हैं।
तो वहाँ के जो गवर्नर्स वगैरह थे उनको चिंता थी कि लोगों को मरता देखो, कि जहाँ आप रूल कर रहे हो अगर वहाँ के लोग मरने लगे, उनसे कितना भी लगाव ना हो आपको, एक बार के लिए आपको लगेगा ना कि वहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह बंद कर दो भाई, जो अनाज वगैरह है वहाँ पे रोक के रखो, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करो। लेकिन इसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, जो चीज़ चल रही चलने तो मरने दो उनको। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था नेपोलियन, नेपोलियन की वजह से लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा लोग मरे थे और उसको वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही मिलियन लोग मरे थे इसकी वजह से भी इंडिया में। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज डेथ्स। यू आर अ प्राइम मिनिस्टर एंड यू आर टेकिंग दैट डिसीजन जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो इस तरह का पर्सन था ये। इसको ब्रिटेन वाले हीरो मानते हैं, खैर अगर आपको पता हो तो, विंस्टन चर्चिल। अरे कोट्स फेमस है, एक तो इंडिया के लिए कोट है इसका, जाकर के पढ़ना खून खोल जाएगा तुम्हारा। इंडिया के ऊपर इसका एक कोट है, अब यार लंबा कोट है याद नहीं मुझे, वो नहीं पी के आया, कॉम्प्लान बॉर्नवीटा जो भी होता है ठीक है। ओके, सो विंस्टन चर्चिल ने बोला कि ये जो 7 ईयर्स ऑफ ग्लोबल वॉर है, जो अपना कर्नेटिक वॉर हम जानते हैं जिसको, इसको इसने बोला कि दिस इज द रियल वर्ल्ड वॉर। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री ये थी कि हिटलर के खिलाफ ये अकेले खड़ा रहा, स्ट्रेटेजिकली बहुत दिमागी आदमी था ये, है ना। बुढ़ा हो चुका था, मरा नहीं था, लेकिन उसके बाद मरेगा। मर गया होता तो शायद बेहतर ही होते हमारे लिए, शायद जल्दी आज़ाद हो जाते। ये कभी फेवर में नहीं था बाय द वे, इंडिया को कभी भी फ्रीडम के फेवर में नहीं था विंस्टन चर्चिल लास्ट तक इवन। अगर आप पढ़ोगे इसकी बुक्स तो ये कभी भी फेवर में नहीं था, ये नहीं चाहता था कि हम मतलब इंडिपेंडेंट हों, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये किस चीज का रिजल्ट था? इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ 7 ईयर्स ऑफ ग्लोबल वॉर। 7 साल की उस लड़ाई का एक आखिरी लड़ाई होनी बाकी थी, ये दोनों पक चुके थे। तो इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ 7 ईयर्स ऑफ ग्लोबल वॉर, ठीक है। 7 ईयर्स ऑफ ग्लोबल वॉर, सो थर्ड कार्नेटिक वॉर। बैकग्राउंड ये था कि ग्लोबल वॉर इनका चल रहा था और उसका रिजल्ट फाइनल कहाँ आएगा? थर्ड कार्नेटिक में, ठीक है। इससे पहले भी बैकग्राउंड तो वही था, लड़ाई जो हो रही है यहाँ पे उसका रीजन यहाँ वाले थोड़ी है, आपके जो बाहर क्लैशेज हो रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे कार्नेटिक वॉर्स हो रहे हैं। एंड दिस इज द लास्ट कार्नेटिक वॉर, क्योंकि यहाँ से फ्रांस का सफाया हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। ओके, तो मैंने बोला था कि बजी को वापस बुला लिया गया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद कौन आता है? कमांडर कौन होगा, मतलब हाँ, फ्रेंच आर्मी को कौन लीड करेगा? द पर्सन इज काउंट डी लैली, he'll be leading the French army, Count de Lally. This guy replaced बजी, मतलब सॉरी बजी नहीं यार, ड्यूप्लिक्स वापस गया था, बजी तो यहीं पे है। ड्यूप्लिक्स को रिप्लेस किया इसने, ड्यूप्लिक्स को वापस बुला लिया कि भाई बहुत खर्चा कर रहे हो लौटाओ, इसको भेजा काउंट डी लैली। एंड दिस पर्सन, अगर इसकी पर्सनैलिटी कभी आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, इसकी पर्सनैलिटी के बारे में, बहुत ही नीरस टाइप का आदमी, एकदम डीमोटिवेटिंग सा, जैसे शायद आपकी जिंदगी में भी टीचर्स ऐसे मिले होंगे, ना कर पाओ, वो सीधा मुंह पे बोलेंगे कि बेटा तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। ये ऐसा था, अगर लड़ाई के लिए भेजा ना सिपाही को, अगर गलती से हार वार गए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ टीचर्स, अच्छा देखो, ऐसे भी होते थे, वो बोलते थे कि बेटा तुम जो यहाँ आ रहे हो ना, जो ये तुम कर नहीं पा रहे, तुम पता है यहाँ क्यों आते हो? ताकि मेरी सैलरी बन सके। तुम्हारा जिंदगी का यही काम है कि तुम यहाँ आओ और मेरी सैलरी बनवाओ। तो ये उस मानसिकता का आदमी है। अब अगर ऐसा लीडर आपको मिल जाए तो फिर क्या होगी आर्मी? आधी आर्मी वैसे डिमोटिवेटेड। उधर रॉबर्ट क्लाइव है, बचपन से गुंडा आदमी, कहेगा तुम मारोगे से पहले मैं मारना शुरू कर दूंगा, उसके बाद तुम लोग आके मारना। ये क्या है, ये बैठा है, करे जाओ कर लो, जब लड़ लो मर जाओ। अच्छा परेशान और मच्छर काट रहे हैं, बताओ, लड़ाई करने भेज दिया, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी लग रही है, एसी नहीं है, हैं, रुआवजा नहीं है, तो बहुत परेशान आदमी। एंड ही वॉज वेरी डीमोटिवेटिंग। एक फैक्टर जब मतलब लिखा जाता है कि फ्रांस क्यों हारा, उसमें एक फैक्टर इसकी लीडरशिप के लिए भी लिखा जाता है, बिकॉज ही वॉज वेरी, मतलब ही बेसिकली, इसके जो खुद के ट्रूप्स हैं, दे हेटेड हिम द मोस्ट, ही वॉज हेटेड बाई हिज ओन ट्रूप्स। अब सोचिए देखो किस लेवल का आदमी रहा होगा ये, है ना। तो काउंट डी लेली, और ब्रिटिशर्स को कौन, अच्छा, अलॉन्ग विद एक और पर्सन है उनकी तरफ से भी काबिल आदमी, तो जाओ वरना अनुभव सिंह बस्सी आ जाएगा, ठीक है। So along with Bassi, so they were fighting for the French army, and who is leading the Britishers? Who's the guy? RC, है ना, रॉबर्ट क्लाइव, ही इज लीडिंग द ब्रिटिशर्स। और यहाँ पे फ्रेंच को कौन लीड कर रहा है? काउंट डी लैली एंड देन बजी, है ना।
बेसिकली मेन है ये लीड करने वाला, बजी इज लाइक सहायक, कि कहीं मारना काटना होगा तो मुझे बुलाना, पहले मत जगाना, कुंभकर्ण की तरह का है, तब जगाना जब जरूरत पड़ेगी, अब मारना काटना है तो ही बुलाना, ठीक है। अच्छा, बजी उस टाइम पे क्या होगा, एक चीज बताओ, ही वॉज समवेयर एल्स, कहाँ पे था? यस, ही इज एजेंट इन हैदराबाद कोर्ट, है ना? तो हैदराबाद का भी सपोर्ट होगा कि नहीं? एजेंट इन हैदराबाद कोर्ट, भाई वहां को राजा बनने में इसने मदद की है, तो उनकी आर्मी सहायता देगी कि नहीं देगी? ठीक है। एंड अनदर थिंग, बस्सी, व्हाट एल्स, एक तो एजेंट था, व्हाट एल्स, कुछ और भी था ये, कुछ और इसको एरियाज मिले हुए थे, कौन से? ये वाले कौन से? ठीक है, नदन सरकार्स एंड सरकार्स, ठीक है ना, ये वाला एरिया पूरा इसको मिला हुआ था। किस लिए मिला था? किस लिए? वाई ही गॉट दिस नदन सरकार्स? अरे बैठाया वो तो ठीक है, उसके लिए पैसा मिला और कुछ मिला, लेकिन नदन सरकार क्यों मिला था? टू पे फॉर द आर्मी, लिखवा रखा मैंने ये लाइन, है ना, क्योंकि आर्मी की पेमेंट कहाँ से आएगी? ये यहाँ से आएगी। भाई उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने बोला कि ये जागीर लो, इसको वसूलो और आर्मी को पेमेंट दो, है ना, ये लिख रखी लाइन हमने, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव का क्या टाइम था, बंगाल का गवर्नर? 57 से 60, 57 to 60, लिखना चाहो लिख लेना, 5760। अगर रॉबर्ट क्लाइव, ही वॉज लीडिंग द ब्रिटिशर्स, ठीक है। कुछ रीजंस देखते हैं वाई फ्रांस लॉस्ट दिस बैटल, लाइक थर्ड कार्नेटिक वॉर। कुछ कुछ आई थिंक बैकग्राउंड बताया था क्या मैंने? नहीं, वाई फ्रांस लॉस्ट, ठीक है। एक तो मतलब एक तो आई थिंक नहीं डिस्कस किया था क्या? देखो, हुआ क्या, बस्सी जो है वो डेक्कन वाले एरिया को छोड़ करके चला गया लड़ने, कहाँ चला गया? मैंने बताया तो था आई थिंक, हमने नहीं किया था डिस्कस क्या? नहीं किया था, कोई नहीं। बस्सी लेफ्ट डेक्कन, ठीक है, डेक्कन वाला एरिया छोड़ करके वो चला गया इसकी लैली की मदद के लिए, ठीक है। वेयर वॉज द फाइट, कहाँ पे लड़ाई हो रही थी काउंटी लैली के साथ? कर्नेटिक वाला जो रीजन था, कर्नेटिक मतलब वो प्रॉपर कौन सा रीजन बोलेंगे उसको? ठीक है, लिख लो कर्नेटिक लिख लो, वो पूरा नीचे वाला रीजन है ना। बजी लेफ्ट डेक्कन टू हेल्प लैली इन कर्नेटिक वॉर, सॉरी कर्नेटिक रीजन टू हेल्प लैली इन कर्नेटिक रीजन, ठीक है। एक एरिया आपने खाली छोड़ दिया, अब आप दो काबिल लोग एक जगह पे हो गए, पीछे वाला एरिया खाली छोड़ दिया, पीछे से कौन आएगा? रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा, यहाँ इंतजार ही कर रहा था, ठीक है। अच्छा एक और चीज, शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी, फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या बोला था? फ्रेंच गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर अपने दम पे ला करके कर सकते हो तो करो, हमारी तरफ से यू विल बी गेटिंग नथिंग, हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलना, ठीक। तो यहां पे मेन बात क्या थी, यहां पे जो सोल्जर्स थे उनको महीनों से सैलरी नहीं दी गई थी, तो यहां पे ट्रूप्स को जो है सैलरी नहीं मिली थी, तो नो सैलरी फॉर मंथ्स, ऐसे कर लो आप। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आपको 3-4 महीने सैलरी ना मिले, तो आप कितने मन से नौकरी करोगे ये बताओ? नहीं मन करेगा, लड़ने का मन करेगा? नहीं करेगा, है ना। नहीं, उससे लड़ने का तो मन करेगा, लेकिन उस किसी और के अगेंस्ट लड़ने का मन नहीं करेगा। जहां तीर धनुष से मारना चाहिए तुम ऐसे लेके फेंक दोगे कि लग गया तो ठीक है, नहीं भाड़ में जाए। मरो मरो, नहीं मुझे क्या, मैं क्यों मरने जाऊं? आधे तो डिमोटिवेटेड होंगे कि ठीक है, वो पिक्चरों में नहीं चलता था पीछे रामायण रामायण में ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं, वही वाला चल रहा है कि ठीक है उतने तक रखेंगे, सैलरी दे नहीं दो क्या फायदा, ठीक। अनदर रीजन इज, देखो एग्जैक्ट रीजन यही हम लिखेंगे कि रूड लैली, ही वॉज वेरी रूड and his troops hated him the most. He was hated by the troops, hated by his own troops. ऐसा लीडर हो तो फिर तो जीतना है ही है ना।
सुपीरियर ब्रिटिश नेवी, क्योंकि इनके पास क्या थी, इनके पास रॉयल आर्मी थी। रॉयल आर्मी वॉज देयर, है ना। रॉयल आर्मी का सिर्फ यूज वहीं नहीं हुआ था, रॉयल आर्मी का यूज यहीं हुआ था, और वो रह गए थे, है ना। ठीक है, तो सुपीरियर ब्रिटिश नेवी, ब्रैकेट में रॉयल आर्मी लिखना चाहो लिख लेना, प्लस मॉनिटरली सुपीरियर, सोना वोना लेकर आए थे, जरूरत पड़ेगी तो बेटा खरीद भी लेंगे हम लोगों को, है ना। मॉनिटरली सुपीरियर। ठीक है भाई, एक बात बताओ, क्यों ये हो नहीं सकता, हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है, जिसको महीने से सैलरी नहीं मिली है, अगर ये सैलरी दे दें, ठीक, इधर 4 फ्रेंच इधर 2 ब्रिटिश, इन्होंने पैसा दिया, इधर 4 ब्रिटिश हो गए, इधर 2 फ्रेंच बचे, चांसेस आर देयर ना कि भाई पैसे दे दो मेरी तरफ आ जाओ, क्यों ही लड़ना मरना है, पैसे के लिए तो लड़ रहे हो। तो दिस इज द थिंग, तो मॉनेटरीली सुपीरियर, क्योंकि इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ही बोला था, दे अलाउड देम कि हाँ भाई सोना लेकर जाओ, इंडिया भर भर के सोना लेकर जाओ, है ना। सो दीज आर फ्यू रीजंस जिसकी वजह से ये हार गए। बेसिकली थोड़ा टैक्टिकल मिस्टेक्स, टैक्टिकली थोड़ा मिस्टेक्स थी, और दे वर नॉट बैक्ड बाय द फ्रांस, बिकॉज फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका, दैट रीजन वॉज पॉलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका मेन रीजन फोकस है ऑस्ट्रिया पे, कि प्रूएशिया की किसकी हेल्प कर रहे थे ये, प्रूसिया की, है ना। प्रूसिया की हेल्प फ्रांस कर रहा था, और ऑटोमेटिकली ब्रिटेन को हेल्प करनी पड़ी थी किसकी, सिलेसिया की। अरे सिलेसिया, मतलब हाँ वही बात कर रहा हूँ, सिलेसिया पे ही कब्जा चाहता था प्रूएशिया, जिसकी वजह से उसने अटैक किया था। ठीक है, लिख रखा है ना ये सब। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा इसका, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट कार्नेटिक वॉर, ऑब्वियसली फ्रेंच दे गॉट डिफीटेड, फ्रांस हार गया। और हारा कहाँ एग्जैक्ट आप लिख लेना, फ्रेंच गॉट डिफीटेड, जो कंक्लूसिव डिफीट होगी उसको, उसके लिए आप लिखोगे बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश 1760। यहां से एग्जैक्ट ये क्लियर हो गया कि दे लॉस्ट, हालांकि कुछ छोट मोट बचे रहेंगे, लड़ाई चलती रहेगी 63 तक, अदरवाइज 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। याद भी इसी तरह से इसको आप रखोगे, ये देखो वॉश आ गया ना, फ्रेंच और वॉश। ठीक है 1760, यहाँ पे दिस इज द कंक्लूसिव हार, कि एकदम फाइनल हार हो गई। अब ये क्लियर हो गया था कि नाउ दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक, किसी भी सूरत में कम बैक नहीं होना इनका, ठीक है ना। तो दिस इज द फाइनल बैटल। अच्छा, इसके वजह से इनके हाथ से क्या क्या जाएगा, कौन कौन से 3-4 रीजन्स थे जिन पे इनका कब्जा था, पौंडीचेरी गया, और मसूलीपट्टनम जाएगा, और हाँ कोई बड़ा रीजन बताओ, मसूलीपट्टनम हो गया, ये हो गया, और यनम हो गया, चंद्रनगर हो गया, सब जाएगा, है ना। मतलब ये जो मेजर एरियाज थे, चंद्रनगर, यनम, तो ये सारे एरियाज क्या हैं, गए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दियर नेट गेन इज जीरो नाउ, है यही तो यहां से इनका नेट गेन क्या हो गया, जीरो, जितनी चीजें बनाई थी सब हाथ से निकल गया। ब्रिटिशर्स से आप हार गए, तो आपके हाथ से जो ये आपके मेजर एरियाज थे सारे के सारे चले गए, तो नाउ योर नेट गेन इज जीरो। पॉलिटिकल नेट गेन इज जीरो, इकोनॉमिकल नेट गेन जीरो मत करना, ठीक है ना। इन ब्रैकेट लिख लेना कि पॉलिटिकल नेट गेन की जो आपने टेरिटरी एक्वायर की थी सिर्फ वो गई है, वेल्थ नहीं चली गई, जो सोना चांदी आप भेज चुके हो उसका क्या, फ्रांस से थोड़ी ले आएंगे वो लोग, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। 1763 कंक्लूसिवली खत्म पूरी तरीके से, वहां पे कर्नाटिक वॉर खत्म होता है। 1763 में क्या होगी, द ट्रीटी ऑफ शौर्य, नहीं, फ्रांस, ट्रीटी हो रही फ्रांस में, तो एफिल टावर के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मतलब बता देता हूं आपको। इसमें पहली बात क्या होगी कि फ्रांस इज लिमिटेड टू पौंडीचेरी। अब आप ऐसे सोच रहे होगी कि पौंडीचेरी से तो हट गए, लेकिन लिमिटेड टू पौंडीचेरी का मतलब सिर्फ नाउ यू आर अलाउड टू डू ट्रेड, ठीक है ना। तो यहां ब्रैकेट में आप लिख लेना कि दे आर ओनली अलाउड टू डू ट्रेड। यार आज इस जूम कॉल ने दुखी कर दिया। हाँ ऑन है वो तो।
कनेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। दे आर ओनली अलाउड टू डू ट्रेड, क्लियर है। इसका मतलब क्या क्या नहीं कर सकते वो? आर्मी नहीं मेंटेन कर सकते, दे कैनॉट मेंटेन द आर्मी, इट्स रिटन इन द ट्रीटी ऑफ पेरिस, यू कैनॉट मेंटेन द आर्मी। आर्मी नहीं मेंटेन करते, और क्या नहीं कर सकते? यू कैनॉट डू फोर्टिफिकेशन एज वेल, किलाबंदी नहीं कर सकते आप, ठीक है। आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते, यू कैनॉट डू फोर्टिफिकेशन, किसी भी जगह की आप क्या नहीं कर सकते? किलेबंदी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, क्या चीजें रही इस ट्रीटी से इनके पास? जो फैक्ट्रीज वगैरह इन्होंने स्टैब्लिश की थी, ठीक है, तो दे रिटेन द फैक्ट्रीज एंड द ट्रेड सेटलमेंट्स, ठीक है ना, सिर्फ वो उनके पास रहेंगी। सो इनके पास रही क्या चीजें? फैक्ट्री एंड सेटलमेंट बिफोर 1749। इससे पहले की जो फैक्ट्रीज फ्रांस ने स्टैब्लिश की थी या जो सेटलमेंट्स थे इनके, वो इनके पास रहेंगे, क्लियर है। 1749 से पहले वाले दे कैन कीप इट according to the Treaty of Paris, but they cannot have an army, neither they cannot do the fortification as well. ऑनलाइन वालों भाई, नेटवर्क की दिक्कत है, ऐसा सोचो कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये मेरा कोई काम नहीं, ये मानव कर रहा है, ठीक है। आगे अब देखो, इनका काम क्या है? ट्रेड करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी बेसिकली ट्रेड के लिए ही थी। अब मिला जुला के पौंडीचेरी तक लिमिटेड हो गए तो कितना प्रॉफिट कमा लेंगे लोग, सोच के देखो आप। फिर आगे चल के देखो, अब बहुत छोटा सा एरिया बचा है, थोड़े से सेटलमेंट से पूरे इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते, नाउ यू आर लिमिटेड। तो अब क्या है, मतलब आपने एक दुकान खोली बहुत बड़ी, बहुत पैसा लगाया उसमें, अब वो दुकान क्या है, सिर्फ सर्टेन कस्टमर्स को टारगेट कर सकती है। मतलब जैसे आप सोचो कि मिलन स्वीट्स आप खोल के बैठ गए, अब आप सिर्फ किसको मिठाई बेच सकते हो? सर्टेन, मतलब सेक्टर 7-8 के लोगों को या सेक्टर 10 के लोगों को ही मिठाई बेच सकते हो। कोई फायदा होगा आपको? अनलेस पूरे फरीदाबाद में बेचो, बाहर से भी जो है उनको भी बेच सको, तब तो फायदा होगा। नाउ यू आर लिमिटेड। तो अब इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रेलेवेंस नहीं रह गया था, इसलिए 1769 में इसको डिसेबल कर दिया गया, ठीक है। तो रिजल्ट में ही हम लिखेंगे कि इन 1769 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसेबल्ड। 1769 फ्रेंच ईआईसी डिसेबल्ड। अब देखो छत्र छा, मतलब एक छत्र राज हो जाएगा इनका, ब्रिटिशर्स का, है ना। फ्रेंच ईआईसी गई, काम खत्म। अब हाँ, उनके कुछ रिलेटिव्स आप भी अगर पौंडीचेरी वेरी जाओगे कुछ मिलेंगे, डिसेंडेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 1749 से पहले जो इनकी फैक्ट्रीज वगैरह इन्होंने लगाई थी ना, और सेटलमेंट्स थे कुछ कुछ जगह, बसे बसे जो थे, वो सब रख सकते थे। आर्मी नहीं सकते थे, फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते थे। अच्छा, एक डर और इनको हो सकता रहा हो, आप फोर्टिफाई नहीं कर पाए, आर्मी नहीं रख पाए, हो सकता कल को ब्रिटिशर्स ही तुम्हारा लूट लें। बिजनेस कर रहे हो, दे हैव द फुल अथॉरिटी, क्या पता लूट लें या लूटवा दें किसी से, हु नोज। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे उसके, ठीक है। अच्छा, नाउ अब बची कौन? ईआईसी। नाउ हु इज द डिफेक्टो रूलर? अरे मतलब ऐसे ओवरऑल बताओ, हु इज द डिफेक्टो रूलर? नाउ फ्रेंच आर डिसेबल्ड, तो ब्रिटिश ईआईसी। तो नाउ अगर मैं बोलूं कि हु इज द डिफेक्टो रूलर, तो आप सीधा बोलोगे डी जुरे हो सकता है, अभी भी फ्रेंच ही हो ऑन पेपर, या फिर मुगल्स हो, जो भी हो, बट हु इज द डिफेक्टो रूलर? क्योंकि कंक्लूसिवली आपने दो बड़ी पावर्स को हरा दिया, सिराजुद्दौला को हरा चुके हो आप, एंड देन कर्नाटिक वॉर्स में फ्रांस को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर चुके हो। तो डिफेक्टो रूलर इज ब्रिटिश ईआईसी। अब यहाँ से फ्रेंच ईआईसी का काम खत्म होता है, तो अब ईआईसी अगर मैं कभी लिखूँ तो सिर्फ समझ लेना कि इट इज फॉर द ब्रिटिशर्स, ओके। अच्छा, 1795 में मोहम्मद अली डाइड। 1795 मोहम्मद अली डाइड, जिसकी वजह से क्या होगा? शौर्य, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मोहम्मद अली
कहाँ के थे ये, कोई आइडिया नहीं? कर्नाटिक, कर्नाटिक के थे। तो कर्नाटिक अब किसके कब्जे में गया? कर्नाटिक वॉज अनेक्स्ड बाई ईआईसी, है ना? 1801 कर्नाटिक अनेक्स्ड बाई ईआईसी, मतलब ब्रिटिश ईआईसी। 1801 शासक मर गया, आओ कर्नाटिक को भी मिला लो, ठीक है। 1801 में कौन होगा? हु इज द ब्रिटिश ऑफिशियल? वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, बाई ईआईसी। अच्छा, उस टाइम पे रूलर कौन होगा? वेलेस्ली। क्या है, ए है क्या है, देख लेना जो भी हो, वेलेस्ली, ठीक है। और किस तरह से जो सक्सेशन उसमें जो एयर होगा ना, कैसे बोलेंगे उसको, ठीक है, इंटरफेयरिंग, कैसे बोलेंगे बेसिकली उसको? उत्तराधिकार में अगर हस्तक्षेप करने को बोलना हो तो किस तरह से बोलेंगे? मतलब अगर उत्तराधिकारी हो तो भी, ठीक है, चलो सक्सेशन डिस्प्यूट ही लिख देते हैं, बेसिकली कर तो वही रहा है, ठीक है। उत्तराधिकारी होते हुए भी इसने बोला कि एक काम करो, आप गद्दी पे और मत बैठो, हम तुम्हारा दुख संभालेंगे और हम तुमको उसके बदले क्या देंगे? पेंशन देंगे, विल बी पेड, है ना। तो वेलेस्ली ने क्या प्रॉमिस किया कि जो एयर होगा विल बी पेड फॉर दैट, हिल गेट पेड फॉर दैट। उसको कुछ पेंशन वगैरह देते रहेंगे, कहेंगे कहाँ तुम राजपाट में परेशान हो रहे हो, कोई मार वार जाएगा तुमको, आजकल देखो बहुत जमाना खराब है, लोग मर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार है, तुम पेंशन लो, तुम पैसा लो, पैसे के लिए ही चाहिए ना, हम तुम्हें पेंशन देंगे, मस्त रॉयल जिंदगी जियो, क्यों परेशान हो रहे हो? तो दिस इज द थिंग, ठीक है ना। तो एयर्स को क्या हुआ? देवर पेड ऑफ, ऐसे बोल सकते हो, या पेंशन ऑफ, जो भी बोलना चाहो आप, देवर पेंशन ऑफ बाई ईआईसी। एक सर्टेन पेंशन बता दी गई कि आपको इतनी पेंशन मिलती रहेगी, राजगद्दी उद्दी का दुख मत झेलो आप, हम तुमको पैसा देंगे एंड वी विल बी द रूलर। कर्नाटिक इज अनेक्स्ड, ठीक है, ओके। 1766, ये पहले भी आई थिंक हमने डिस्कस किया है। 1766 हैदराबाद, दे गेव नदन सरकास टू ईआईसी, दे दिया था। सबऑर्डिनेंस अलायंस अभी आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज सबऑर्डिनेंस अलायंस। तो हैदराबाद ने क्या किया? नदन सरकास को दे दिया, नदन सरकास को दे दिया ईआईसी को, है ना। दे गॉट द नदन सरकार्स 1766, मतलब पहले ही मिल गया था। और क्यों दे दिया था? किसके डर से, है ना। तो देयर इज अ डर ऑफ मैसूर, देयर इज डर ऑफ मराठाज एज वेल। मराठाज हार गए लेकिन डर खत्म नहीं हुआ है, सिंधियाज आर देयर एंड देयर आर अदर मराठाज आर देयर, है ना। तो फॉर द, ऐसे आप लिख लेना कि फॉर मिलिट्री प्रोटेक्शन, है ना, फॉर मिलिट्री प्रोटेक्शन फ्रॉम मेजरली मैसूर एंड मराठास, इनसे मिलिट्री प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने क्या कर दिया? नदर्न सरकार वाला पूरा एरिया ब्रिटिशर्स को दे दिया कि बस ये ले लो, बदले में कभी हम पे अटैक हो तो हमें मिलिट्री प्रोटेक्शन दे देना आप, ठीक है। दो लोगों का डर था, क्योंकि देखो दिस इज द मेजर पावर, एकदम आप बॉर्डर पे हो, मैसूर इज द मेजर पावर इस टाइम पे ना, हैदर अली इज देयर, टीपू सुल्तान इज ऑल्सो देयर, नाम हैदर अली का बट बाप बेटे दोनों हैं वहां पे इस टाइम पे, है ना, दे आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। 1798 में फाइनली हैदराबाद बन जाता है फर्स्ट स्टेट, हैदराबाद फर्स्ट स्टेट टू साइन, इसको आगे समझाऊंगा आपको कि व्हाट इज सब ऑर्डिनेंस अलायंस। ठीक है, सब ऑर्डिनेंस अलायंस इज व्हाट, बेसिकली आप अपनी मेजर जो पॉलिसी मेकिंग और सब कुछ है ना ब्रिटिशर्स को दे दे रहे हो, दैट इज सब ऑर्डिनेंस अलायंस, कि जैसा आप बोलोगे हम ऐसा करेंगे, बस हमको बचा के रखो। पॉलिसीज वगैरह भी अपनाओ ब्रिटिशर्स, यहाँ तो मिलिट्री मिलिट्री डोमिनेंस था, देख के देख सोच के देखो आप, यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग या डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम आना शुरू हो जाएगा। आगे समझाता हूँ कि व्हाट इज डुअल गवर्नमेंट, बट हाँ, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अच्छा, इससे पहले अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो है जो ब्रिटिश आर्मी थी
दे केम टू इंडिया अराउंड 1750s या 1760s में। बहुत सारी ब्रिटिश आर्मी इंडिया आई थी, रॉयल आर्मी, फ्रांस से चलते लड़ाई के चक्कर में, है ना। और उस आर्मी के चलते ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि EIC को ये पता चल गया कि अगर वी हैव द आर्मी वी कैन नाउ क्या कैप्चर द होल इंडिया, है ना। उनको पता था कि एक टाइम आएगा जब ये रॉयल आर्मी वापस जाएगी, बहुत टाइम तक थोड़ी छोड़ेगी क्राउन उनको, उधर भी तो लड़ना है, यूरोप में भी लड़ाई चल रही है, स्टिल देयर इज वॉर गोइंग ऑन। तो उनको जरूरत थी रॉयल आर्मी एक टाइम बाद वापस आएगी, तो अब EIC क्या करेगी, धीरे धीरे ये क्या करेंगे, क्या एक्सपेंड करेंगे, दे विल स्टार्ट हायरिंग इंडियन पीपल। उनकी आर्मी में मैक्सिमम कौन होंगे, इंडियंस ही तो, वर्ल्ड वॉर में भी उनकी तरफ से इंडियंस लड़ेंगे। तो दे न्यू, अब इन सबसे आउटकम क्या रहा, EIC स्टार्टेड बिल्डिंग दियर ओन आर्मी, स्टार्टेड बिल्डिंग दियर ओन आर्मी। और एक टाइम आएगा जब EIC की आर्मी ब्रिटेन की आर्मी की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, ट्वाइस द साइज ऑफ ब्रिटेन। 18th सेंचुरी, 18th नहीं 19th सेंचुरी में जो EIC की आर्मी होगी इट विल बी ट्वाइस द साइज ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि इनको पता है ना कि आर्मी से आप कुछ भी कर सकते हो, देयर इज चांस। कब तक रॉयल आर्मी का सपोर्ट मांगते रहोगे। अच्छा रॉयल आर्मी हेल्प करेगी तो दुनिया को क्या लगेगा कि भाई ब्रिटेन ये काम करवा रहा है, उनकी भी ये चीज़ हो सकती है, अपनी आर्मी को वापस बुला लो, वहीं के लोगों से मारो कटवाओ उनको, तो लगेगा कि हम नहीं कर रहे, दे आर द रिस्पॉन्सिबल वंस, दे आर द इंडिविजुअल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर डीड्स, हम कुछ नहीं कर रहे, है ना, नाम हमारा है लेकिन कर वो रहे हैं। तो नाउ बेसिकली अब इन सब से हो क्या रहा है कि EIC इज ग्रोइंग ग्रेजुअली इन साइज, EIC ग्रोइंग ग्रेजुअली इन साइज। साइज का मतलब आर्मी वाइज भी, इकोनॉमिकली भी, और टेरिटरी वाइज भी, जितने भी तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है, हर तरीके से, ठीक है। चलो ये हो गया। अब जरा आते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा बंगाल सूबा की तरफ आते हैं अब, बंगाल सूबा, ठीक है। अब ये चीज़ें आप नोट करना चाहो करते रहना, अदरवाइज लिखेंगे कुछ, एक दो चार पेज आज लिखेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के कुछ मेन पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। हाँ ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, 25-30 पेज खाली हैं, 25-30 पेज, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखो अगर EIC का हम जिक्र करेंगे, उनकी पॉलिटिकल पावर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो दिस इज द बंगाल सूबा, बैटल ऑफ प्लासी जीते वहीं से तो शुरुआत हुई उनके एज अ पॉलिटिकल पावर, उससे पहले थोड़ी हुई। तो ये वो जगह है जहां से द EIC, तो मैं यहां से बोलूंगा कि राइज ऑफ EIC एज पॉलिटिकल पावर, है ना। बंगाल सूबा से ही इनके एज अ पॉलिटिकल पावर ये लोग उठना शुरू हुए, क्योंकि वहीं पे पहली लड़ाई लड़ी और ये लोग जीत गए, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज देखो आप, बंगाल में इतना इंटरेस्ट क्यों है इनका, क्यों बंगाल ही, वाई बंगाल, 60% ऑफ इंडियन ट्रेड, 60% ट्रेड जहां से, और अगर आप उस एरिया को कैप्चर कर ले जाओ किसी तरीके से, है ना, 60% ऑफ इंडियन ट्रेड यहां से हो रहा है, ठीक। और उसमें भी मेजरली किस चीज की, टेक्सटाइल, फाइन कॉटन क्लोथ्स, वो भी तैयार, हर घर के पीछे, मतलब ईच एंड एवरी हाउस, मतलब ऐसा लिखा हुआ, आप शेखर बंदोपाध्याय पढ़ोगे, हर एक घर में कॉटन बन रहा था, आप सोच देखो कितना कॉटन प्रोडक्शन हो रहा होगा। और पूरे यूरोप में रॉयल किस चीज को माना जा रहा है, कपड़ों को, इतना सारा कॉटन प्रोडक्शन हो रहा है और घर घर में हो रहा है। तो अगर आप इस एरिया को किसी तरह से कैप्चर कर ले जाओ तो विल बी लीडिंग इन वर्ल्ड ट्रेड, इकोनॉमिकली आप बढ़ते जाओगे, है ना। तो इसलिए इनका इंटरेस्ट था बंगाल, क्योंकि दे कैन फाइंड द, देयर वाज फाइन कॉटन क्लोथ्स, फाइन कॉटन, या फिर आप बोलो कि ठीक है टेक्सटाइल में एरिया बहुत रिच था, तो इसीलिए इनका जो मेन फोकस है बंगाल, ठीक है। तो इसीलिए फोर्ट विलियम और ये सारी चीज़ें वहीं पे, आमी जे तुमा ठीक है। एक तो ये बात हो गई, एक और चीज़ थी, यहाँ पे ना जो ऑफिशियल्स थे, ऑफिशियल्स ऑफ EIC, दे वर इंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड,
प्राइवेट ट्रेड बताया था ना, बाई मेकिंग किलिंग इन प्राइवेट ट्रेड, ऐसा कुछ टर्म बताया था आपको। ये जो ऑफिशियल्स हैं इनकी सैलरी इज नॉमिनल। जैसे सोचे देखो, नाउ यू आर पोस्टेड इन इंडिया, सैलरी इज लाइक लेट्स से 100 रुपये आपको महीने का मिल रहा है। तो आप वहाँ हो किस लिए, सोच के देखो। आप इंडिया में क्यों आए हो? क्योंकि आपका खुद का लालच है। आप EIC के नाम पे ट्रेड कर रहे हो, प्लस आप क्या कर रहे हो, अपने पैसे से, सैलरी के पैसे से आप प्राइवेट चीज़ों को खरीद रहे हो और उसको भी यूरोप में बिकवा रहे हो। तो मतलब अभी आगे एक आई थिंक मेरे पास होगा वो डॉक्यूमेंट, एग्जैक्ट आपको अमाउंट बताऊंगा कि दे वर मेकिंग अराउंड 60% मोर देन दियर सैलरीज। अगर 100 रुपये आप उससे बना रहे हो तो इस तरह से आप 6,000 बना रहे हो, 60 गुना ज़्यादा है ना, 60 6,000 होगा ना। तो अराउंड 60% वो लोग उससे बना ले रहे हैं ट्रेड करके, सैलरी के लिए नहीं कोई बैठा यहाँ। हाँ मतलब 60 टाइम्स, सॉरी 60 गुना बोला तो यही ना 60% बात है, ठीक है। तो देवर मेकिंग 60 टाइम्स मोर मनी। तो मेन काम क्या है इनको, इनका खुद का प्राइवेट ट्रेड, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को प्रॉब्लम होगी, बिकॉज देयर इज अ टर्म विल बी नोन एज दस्तक। तो इलीगल दस्तक पे उसको प्रॉब्लम होने लग गई, जिसकी वजह से क्लैश होगा। हाँ बात करते हैं अभी आगे, ठीक है। ये एक बात हो गई। यहीं पे होता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। कुछ आगे से खैर इसके पॉइंट्स अभी मैं लिखवाऊंगा, कुछ मेजर बातें बताता हूँ। देखो इसका जो मेन कारण था वो था जगत सेठ, दे ब्राइब्ड ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। जगत सेठ, जगत सेठ दे ब्राइब्ड ब्रिटिशर्स कि भाई ये लो पैसा और सिराजुद्दौला को मारो, क्योंकि इनकी चल रही थी अनबन। सिराजुद्दौला का बिहेवियर इनके टूवर्ड्स अच्छा नहीं था, इस वजह से प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पैसा दे दिया ब्रिटिशर्स को कि ये लो पैसा, मारो सिराजुद्दौला को। ये पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली दे वर नॉट हैप्पी विद सिराज, मोहम्मद सिराज, ठीक है, क्योंकि RCB हार रही थी। ठीक है, मोहम्मद सिराज ठीक है, पिट रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है। अनदर रीजन ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, मिस यूज ऑफ दस्तक्स। अभी ये टर्म समझाता हूं आपको, व्हाट इज दस्तक, ठीक है। देयर आर मिस यूज ऑफ दस्तक, ठीक है। अब दस्तक क्या था, दस्तक इज अ डॉक्यूमेंट, समझाता हूं आपको, बट ये ऐसे आप समझ लो कि इट इज ड्यूटी फ्री ट्रेड डॉक्यूमेंट। और इस दस्तक को ना, अभी का दस्तक का मतलब होता है किसी के दरवाजे पे ऐसे दस्तक देने वाला ना, लेकिन ये दस्तक दस्तखत से लिया गया था, दस्तखत कि साइंड एक को चीज आपको मिल गई, पेपर, जिसको आप दिखा करके यू आर डूइंग द फ्री ट्रेड, है ना। ओके, सो मिस यूज ऑफ दस्तखत, सॉरी दस्तक्स, दस्तक्स है ना। इसका मिस यूज कर रहे थे किस तरह से, अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। एंड देन देर इज अनदर थिंग, देर वॉज सॉवरेनिटी चैलेंज। सॉवरेनिटी ऑफ नवाब वॉज चैलेंज्ड। सोच के देखो, सिराजुद्दौला इज द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक। अब अगर उसके एरिया में ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे हैं तो फोर्टिफिकेशन वगैरह करेंगे। किसी नवाब को ये बात पसंद आएगी कि आपके आपके एरिया में आकर कोई किलेबंदी करे, तो सिराजुद्दौला क्या बोलेगा, एक ही गुंडा रहेगा, या तो तुम या तो मैं, एक ही गुंडा रह सकता है इसी का, ठीक है। तो ही सेट कि या तो मैं गुंडा या तो तुम गुंडा। तो फिर उधर से भी एक गुंडा था, उसने कहा कि मैं ही गुंडा, है ना। तो सॉवरेनिटी वाज चैलेंज्ड, कि नवाब की सॉवरेनिटी चैलेंज हो रही कि मेरे एरिया में आकर के तुम लोग ट्रेड कर रहे हो फ्री में, एक तो ठीक, ऊपर से फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, आर्मी ले लेकर आ रहे हो, लोगों को मार काट रहे हो, किसी की बकरी चुरा ले जा रहे हो, है ना, मटन खाने के लिए। तो दिस इज द थिंग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुआ। कुछ और पॉइंट्स आप लिखेंगे? हाँ अभी समझाता हूँ इसको, अभी खत्म नहीं हुआ ये तो, बस एक ऐसा बता दिया मैंने, अभी दस्तक अच्छे से समझाता हूँ आपको, व्हाट इज दस्तक, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस, इसका रिजल्ट क्या रहा, व्हाट इज द रिजल्ट। रिजल्ट के लिए अगर कभी टाइम बचा हो, सिर्फ एक लाइन आप लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट प्लंडर ऑफ प्लासी। ये सिर्फ लूटा गया प्लासी को, इट्स नथिंग, लड़ाई उड़ाई अपनी जगह, सिर्फ मेजर जो रिजल्ट रहा वो लूटा गया। जितना प्लासी को लूट सकते थे, बंगाल को लूट सकते थे ब्रिटिशर्स, उतनी तरीके से लूटा गया, है ना। तो इट इज नथिंग बट, इट इज प्लंडर ऑफ प्लासी।
क्योंकि इनको पता था कि एक बार की ट्रीटी में इतना पैसा मिला है और पूरे बंगाल को लूटेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, है ना। तो इट इज बेसिकली प्लंडर ऑफ प्लासी। दिस बैटल इज नथिंग बट फॉर द प्लंडर ऑफ प्लासी, कि लूट पाओ जितना लूट लो, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट रहा, प्लासी वॉज लूटेड बैडली, एंड देन द नवाब इज नाउ पपेट ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। नवाब इज ब्रिटिश पपेट, आई थिंक ही विल बी मीर जाफर, ठीक। देन मीर जाफर से प्रॉब्लम होगी, देन इट विल कम मीर कासिम। नहीं, मीर कासिम था, फिर मीर जाफर आएगा। अच्छा ओके, ठीक है, जो भी है वो डिस्कस करेंगे, बैटल ऑफ बक्सर भी डिस्कस करना ही है, वो भी आएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट रहा उसका, यहां तक क्लियर है, ठीक है। और इसी के साथ अभी डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बक्सर। सो इसी में एक और पॉइंट आएगा, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। तो ये कुछ मेजर रोल्स हैं, मतलब ये कुछ मेजर घटनाएं हैं जिसकी वजह से क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी इज बिकमिंग अ पॉलिटिकल पावर। 1765 बैटल ऑफ बक्सर, व्हाट इज द ईयर? 1765, 64, 65। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के एज अ पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश होने के, क्योंकि ये सारे बैटल्स जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसका मेन कारण कौन होगा? मीर कासिम वॉज द मेन रीजन इसका, क्योंकि मीर कासिम से फिर उनका मनमुटाव चलेगा। मीर कासिम यहाँ काम करके गया, या मीर कासिम की गद्दारी की वजह से हारा था सिराजुद्दौला, पता है ना? नहीं पता? नहीं पता? मीर कासिम, देखो मीर कासिम, मीर जाफर था, मीर कासिम था, जाफर था, हाँ मीर जाफर की वजह से आ रहा था, हाँ। तो खैर ठीक है, चलो अब लिखते हैं, पॉइंट्स ही लिख लेते हैं उसके सीधा। तो यहाँ पे व्हाट, हु इज द मेन रीजन? मीर कासिम इज द मेन रीजन, मीर कासिम ही वॉज द मेन रीजन। उसको भी ये प्रॉब्लम होने लगी जैसे सिराजुद्दौला को प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई यू आर मिस यूजिंग ऑफ दस्तक्स, यू आर डूइंग इलीगल ट्रेड, यू आर डूइंग दिस एंड यू आर डूइंग दैट। तो जब जरूरत से ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो फिर देर बी अनदर वॉर, देर इज अनदर लाइक बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसमें कहाँ लिखें? ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो एक तो डुअल गवर्नमेंट, यहां से कंसेप्ट आएगा डुअल गवर्नमेंट का, देयर विल बी अ डुअल गवर्नमेंट। देन देयर विल बी अ पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट रूल। ये कुछ आउटकम्स थे इसके, एक तो डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी, किस तरह से काम करती थी देखेंगे, पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट रूल क्या है, ये सारी चीज़ें आगे देखते हैं, ठीक है। और देयर इज, चलो ये भी लिख ही लेते हैं, पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस, ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस। ये कुछ आउटकम्स होंगे इसके बैटल ऑफ बक्सर के, डोंट वरी, अभी लिखेंगे ये सारी चीज़ें, तो बस अब ओवरव्यू बता रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जो लिखना हमें अभी, ठीक है। उससे पहले जरा कन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई वो देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि बैटल ऑफ प्लासी हो गया, ये चीज़ें, कन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हम बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल, स्टार्टिंग ऑफ द कन्फ्लिक्ट, झगड़े उगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई, सिराजुद्दौला को क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो एक एक करके वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा रॉयल फरमान 4, रॉयल फरमान 4 कब आएगा? 1717। हु इज द रूलर? फारूक सियार, ठीक है। यहाँ लिख दें? नहीं, इसको इधर लिखते हैं, फारूक सियार, ही इज द रूलर जिसने क्या लाया, रॉयल फरमान 4। अच्छा, रॉयल फरमान 4 लिखा है ना आपने, याद रखने के लिए तीनों यहीं लिख लो, RF1, थोड़ा गैप दे दे के, मतलब ठीक है, RF2 एंड देन RF3। क्या था ये और क्या क्या चीज़ें इसमें कही गई थी? RF1 कब हुआ था? 1612 था, 22 था, 12 था ना, 1612, ठीक है। और तो 1612 वॉज रॉयल फरमान फर्स्ट, इसमें क्या था, वेस्ट कोस्ट पे फैक्ट्रीज लगाने की वो दे दी गई थी, ठीक।
देन व्हाट वाज द सेकंड? 1600, 1700 में 1617 ना, वही तो कह रहा था। ठीक, इसमें क्या बोला गया? नहीं आइडिया? ठीक है। मुगल एम्पायर जहां भी होगा वहां पे आप फैक्ट्री लगा सकते हो। यहां पे सिर्फ आपको कहां तक दी गई थी कि आप फैक्ट्रीज स्टेब्लिश कर सकते हो वेस्ट कोस्ट पे। यहां पे क्या कर सकते हो आप, जितना भी मुगल एम्पायर है वहां पे आप क्या लगा सकते हो? फैक्ट्री लगा सकते हो। अब श्रेय किसको जाता है इसका? अरे सर थॉमस रो, ही वॉज मतलब ही सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड दीज बेनिफिट्स। दारू पिला के सिर्फ सोचो कितना फायदा ले लिया है ना। ओके, प्लस लिबरल ट्रेड की भी बात की थी आई थिंक मैंने इसमें, की थी ना। लिबरल ट्रेड मतलब क्या था कि कुछ ड्यूटी फ्री जो है आपको मिल जाएगा, कई जगह पे क्या होगा कि भाई कुछ सर्टेन लोग अलाउड होंगे, आपको वहां पे अलाउ कर दिया जाएगा कि चलो इस एरिया में तुम कर लो, है ना। फैक्ट्रीज तो अपने लगा ही ली, कुछ जगह होगी जहां मुगल्स की मोनोपोली होगी, वहां पे भी कुछ थोड़ा लिबरल कर देंगे कि हाँ चलो कर लो, यहाँ पे भी कर लो आप, ठीक। एंड देन रॉयल फरमान 3, इट वाज इन 91, ठीक है। और इसमें क्या, बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड कि नो टैक्सेस। देखो यहाँ लिबरल में ना कुछ जगह ड्यूटीज फ्री थी, लेकिन अब पूरे बंगाल में क्या कर दिया इन्होंने, और किसने किया? एजी 5807, है ना, ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल। अब बंगाल का मतलब है बंगाल सूबा 5807। ये 3 रॉयल फरमान थे पहले, अब दिस इज द 4th वन, ठीक है। फारूक सियार, फारूक सियार का टाइम पीरियड 1319 1319, यही है ना। इसने क्या क्या काम किया, ऐसे ना एक इधर रॉयल फरमान की बातें लिखेंगे, पहला था ड्यूटी फ्री, इसने पूरा हटा ही दिया कि लो करो ट्रेड करो, कहीं भी करा के करो, फुल फुल फ्रीडम, है ना। तो ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, गुजरात एंड डेक्कन, ये पूरे रीजन को दे दिया इसने ड्यूटी फ्री ट्रेड। कहाँ पे कहाँ पे? गुजरात, डेक्कन एंड बंगाल, है ना, ये मेजर रीजंस। अब बंगाल में कौन है? हु इज हियर? सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला नहीं है? अरे बेसिकली मुर्शीद कुली खान तो है बंगाल का, वही तो है, ठीक है। क्या था? मुर्शीद कुली खान, एम क्यू के इज देयर। उसको ये बात पसंद नहीं आएगी। देखो मुगल्स के अंडर जरूर आ रहा है, लेकिन व्हाट इज दिस एरिया, इट्स काइंड ऑफ सक्सेसर स्टेट नाउ बाय द टाइम, सक्सेसर स्टेट है कि ना, ऑटोनॉमी है, तो वो नहीं मानेगा। इसने बोला कि जाओ फ्री ट्रेड करो, इसने बोला नहीं करने दूंगे, ही सेड नो, ठीक है, बोला कि नहीं करने देंगे। भाई वो कौन होता है, उसका नाम ही यूज कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जहां मर्जी जो बोल देगा कि फारूक सियार बोल दिया तो कर लोगे। इट्स अ सक्सेसर स्टेट। औरंगजेब के मरने के बाद दी स्टेट्स आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, दे आर यूजिंग द नेम ऑफ मुगल्स, अदरवाइज दे आर बिहेविंग यू नो क्या कह सकते हो, इंडिपेंडेंटली, बिकॉज देयर इज अ वर्चुअल ब्रेक। अब यहाँ पे आते के टाइम, अब देखो यहाँ से टैक्स जाना बंद, दिल्ली पैसा जाना बंद हो जाएगा, मुर्शीद कुली खान, देयर इज अ वर्चुअल ब्रेक, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा इसका भी टाइम टेन्योर क्या था, यही था ना, 1727, 1717 टू 27, देख लेना एक बार, शायद यही था, ठीक है। खैर छोड़ो, यही था 1717 टू 27, है ना, सही है ना, ठीक है चलो। अच्छा इसका रीजन क्या दिया, कुछ रीजन देगा कि भाई क्यों नहीं अलाउ करेंगे। ही सेड कि दे आर डूइंग, ठीक है, नॉट अलाउड मिस यूज ऑफ दस्तक्स। ठीक है, अब ये बार बार टर्म आ रहा है, रुको दस्तक आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है, समझा देते हैं पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आप मान लो दिस इज EIC, अरे ये दे दूं, बार कोड ले लो, इतनी मेहनत की, 6-7 स्लाइड तक सब सब लेकर जाओ पूरा, फायदा क्या ठीक है, ओके चलो, दस्तक यहीं पे समझ लेते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब इसको जो है
फारूक सीआर, इसके रॉयल फरमान के थ्रू इसको क्या मिल गया है, एक डॉक्यूमेंट मिल गया है। नाउ ईआईसी हैज दैट डॉक्यूमेंट। तो इसने क्या कर दिया, इसने एक डॉक्यूमेंट दे दिया इसको, डॉक्यूमेंट, एंड इट इज साइंड बाई, या फिर इस पे किसकी मुहर होगी, मुगल एम्परर की। ठीक, तो एक डॉक्यूमेंट मिल गया ईआईसी को। अब नाउ ईआईसी इज डूइंग द ट्रेड। मान लो कि बंगाल वाला रीजन है, मान लो ये दिस इज द बंगाल, दिस इज बंगाल, ठीक है ना। अब मान लो इसमें सिर्फ हुगली पोर्ट तो होगा नहीं, और भी जगहें होंगी जहां ट्रेड हो रहा होगा। ठीक, अब ईआईसी से ट्रेड हो रहा होगा, सामान आया यहाँ, यहाँ पे जो कस्टम्स वाला बंदा बैठा होगा वो क्या कहेगा, भाई टैक्स लाओ, मेरे एरिया में और टैक्स दो तुम, क्योंकि मुझे पे करना है टैक्स नवाब को। तो ये क्या दिखाएगा, ये डॉक्यूमेंट दिखा देगा, डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि भाई ये देखो ये ईआईसी का माल है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये छूट मिली हुई है किससे, एम्परर से, कि भाई आप फ्री ट्रेड कर सकते हो। तो ये कस्टम्स वाला अलाउ कर देगा कि चलो हाँ ठीक है, बाकी आपका माल यूरोप चला जाएगा। सेकंड पर्सन आया ईस्ट इंडिया कंपनी का माल लेकर के, किसी और जगह आया या सेम जगह पे ही आया, मान लो हुगली पोर्ट पे ही आया, तो फिर कस्टम्स ऑफिसर बोलेगा कि भाई सामान लेकर आए हो, पैसा दो, टैक्स दो आप मुझे। तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये डॉक्यूमेंट दिखाएगा। ठीक, ठीक है, फिर ईआईसी का माल आया, फिर मतलब एक ही दिन में सोच के देखो 4-5 बार आ रहा है। अब जब मान लो फोर्थ या फिफ्थ बार आया, 2-3 बार तो ईआईसी का था, अब फोर्थ और फिफ्थ बार में कौन अपना सामान भेज रहा है, वो ऑफिशियल्स ईआईसी के नाम पे, दे आर डूइंग देयर प्राइवेट ट्रेड, पैसा कहां से कमाएंगे। नाउ व्हाट आर दे डूइंग, कि जो ऑफिशियल्स बैठे हैं, जो गवर्नर्स हैं या जो बड़े हेड्स हैं ईआईसी के नाम पे, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट तो है ही है, अब वो डॉक्यूमेंट दिखा करके वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं। तो इस टाइम मान लो कि ये प्राइवेट ट्रेड वाला था, ईआईसी का डॉक्यूमेंट दिखाया तो ये तो कह देगा कि ठीक है अलाउ है, लेकिन इनका नुकसान कितना हो रहा है सोच के देखो, टैक्स इनका अच्छा खासा कलेक्शन हो रहा था, एकाएक इनका टैक्स कलेक्शन 0 पे आ गया। तो व्हाट आर दे डूइंग, मिस यूज ऑफ दस्तखत, दिस इज व्हाट मिस यूज ऑफ दस्तखत, कि आप इस डॉक्यूमेंट का क्या कर रहे हो, यू आर मिस यूजिंग इट फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स, है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मिस यूज ऑफ दस्तखत, कि आप अपने पर्सनल ट्रेड के लिए मत यूज करो। भाई पता नहीं चलेगा, उसके भी जासूस होंगे, अच्छा खासा एरिया लेकर के बैठा मुर्शीद कुली खान। तो तो दिस इज द मिस यूज ऑफ दस्तखत, कि भाई 2-3 बार आया तब तक उसको नहीं शक होगा कि चलो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको लगेगा भाई कितना ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा देखो एक और चीज, कोई कंपनी कोई चीज भेजेगी तो इट वाज इन बल्क, कोई इंडिविजुअल भेजेगा तो वो थोड़ा कम होगा, तो शक होगा उसको कि भाई इतना सा क्वांटिटी कैसे भेज रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो दिस इज द थिंग, तो दिस इज व्हाट मिस यूज ऑफ दस्तखत। इसको इसने मना कर दिया कि भाई आप दस्तखत का मिस यूज कर रहे हो, हम फ्री ट्रेड नहीं करने देंगे, जो बनते मतलब तुमसे बन पड़े कर लो, मैं नहीं अलाउ कर रहा। ठीक, ओके, ये बात हो गई। अब देखो ये एक मेजर कन्फ्लिक्ट का कारण, जिसकी वजह से थोड़ा जगत सेठ और इनका भी मनमुटा होगा, जगत सेठ को ये बात पसंद नहीं आएगी ईआईसी के अगेंस्ट। ही गेव द एक्सेस टू द रॉयल मिंट, दे गॉट द ईआईसी गॉट द एक्सेस ऑफ रॉयल मिंट, एक्सेस ऑफ रॉयल मिंट, ठीक है, किसको मिल गया, ईआईसी को एक्सेस ऑफ रॉयल मिंट। रॉयल मिंट क्या जगह होगी, जहां सिक्के बन रहे हैं। ठीक, और ये अपने यहाँ से सोना लेकर आ रहे थे, वहां देते थे, उसके बदले में सिक्के खरीदते थे, उसको इंडियन करेंसी में ट्रेड करते थे। अब एक चीज सोच के देखो, अगर इनको रॉयल मिंट का एक्सेस मिल जाए, कल को आप जहां नोट छप रहा है वहां आपको एक्सेस मिल जाए, गवर्नमेंट एक्सेस देख जाओ बेटा 2 घंटे के लिए एरिया तुम्हारा, क्या करोगे, जितना आप छाप सकते हो छापोगे, भाई जितना आप लेबर लगा सकते हो सबको लगा के जितना मैक्सिमम आउटकम ले पाओगे ले लोगे। कोई टाइम भी डिसाइड नहीं है, हो सकता है दिन में आपने बोला 6 घंटे के लिए भाई रॉयल मिंट हमें दे दो, बिकॉज इट इज रिटन बाई फारूक सीआर। ठीक है, अब फारूक सीआर ने बोल तो दिया, अब इनको अगर एक्सेस मिल गया रॉयल मिंट का, तो इसका सबसे बड़ा आउटकम क्या होगा सोच के देखो, ये कितना बेनिफिट होगा ब्रिटिश इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो ये गोल्ड मंगवा रहे थे इंग्लैंड से, वो यहाँ बंद हो जाएगा। फारूक सीआर के टाइम पे ये इनको गोल्ड मंगवाना पड़ता था, एक्सचेंज करके ट्रेड करना पड़ता था, हो रहा था ना यही। नाउ गोल्ड आना बंद, अब तो आपके पास रॉयल मिंट का एक्सेस है, वहीं ढलाओ सिक्के, उसकी चीजें यूज करो, सिक्के ढालो, उसी से बिजनेस करो। ये वही बात हो गई कि आप किसी के यहाँ जाओ, उसको 2-3 तमाचा मारो, उसका पैसा लूट लो, फिर आप कल को उसकी दुकान पे जाओ, उसके यहाँ से सामान खरीद लो वही पैसा दे करके। नाउ यू आर गेटिंग इट फॉर फ्री, फ्री में ही तो ले रहे हो, और कर क्या रहे हो, है ना। तो इसकी वजह से जो इंपोर्ट बोलेंगे, है ना, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्टॉप्ड। अब जब उनको एक्सचेंज का कोई सीन ही नहीं है,
तो फिर क्यों ही गोल्ड मंगवाएंगे वो, कि गोल्ड मंगवाएं सिक्के के बदले लें। अब सारा कुछ उन्हीं का है, सिक्के ढाल लेंगे जितने मर्जी उतने सिक्के बना लो, करो ट्रेड भर भर के, है ना। ठीक है, ये बात पसंद नहीं आएगी ऑब्वियसली किसको, कहेगा रॉयल मिंट का एक्सेस वैक्सेस लेना ठीक है, हमारे एरिया में रॉयल मिंट का एक्सेस नहीं दे रहे हम, जो करना है कर लो। ये चीज़ मना कर देंगे मुर्शिद कुली खान कि नहीं। ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कहाँ से ये टसल शुरू हो रहा है, कि मतलब ये एक साथ निकलेगा 1757 में, है ना। तो देखो यहाँ से चल रहा है कि एक एक फैक्टर बन रहा है लड़ाई होने के कारण। ठीक है, अच्छा एक और चीज सोच के देखो, ईआईसी का ये जो मिला है ये जगत सेठ को पसंद नहीं आएगा, तो यहाँ पे जगत सेठ और जो मुर्शीद कुली खान होंगे वो एक पक्ष में होंगे, क्योंकि जगत सेठ का मेन पैसा किससे आ रहा है भाई, लैंड पैसा दे करके आ रहा है ना। मेन काम ईआईसी को ट्रेड करना, जगत सेठ से भी ये लोग पैसा ले रहे होंगे ब्याज पे, अब वो भी बंद हो जाएगा, तो ये जगत सेठ को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। ठीक है, ओके, तो सीधा मना कर दिया कि भाई वी वोंट अलाउ, हम नहीं अलाउ करेंगे, वी वोंट अलाउ इन आवर एरिया, कि भाई आप रॉयलमेंट यूज़ करो, जाकर के कह दो फारूक सियार से कि नहीं करने देंगे, जो करना कर ले। ठीक, फारूक सियार की इतनी कहाँ ही हिम्मत है। ठीक है, अब देखो एक और बात फरमान में यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इन्होंने इस फरमान में ये बोल दिया कि ईआईसी 38 विलेजेस को रेंट पे ले सकती है। ठीक है, ऐसे लिखना कि आर ईआईसी कुड रेंट 38 विलेजेस, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बस। ठीक है ना, 38 विलेजेस आपने उसको रेंट पे दे दिया। ठीक, रेंट पे जब देंगे तब तक प्रॉब्लम नहीं थी, रेंट पे देने के बाद मुर्शीद कुली खान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक टाइम बाद आप सोच के देखो, जैसे आपने कोई शॉप रेंट पे ले ली, आपका बिजनेस चल पड़ा, तो अब कल को कोशिश करो कि इस दुकान को खरीद लो। ठीक, और जैसे ही खरीदने की बात आई उसने बोला अच्छा हमारे एरिया में आके, एक तो गांव लिए तुमने रेंट पे, बोल रहे उसको खरीद लें, 38 गांव की बात है, छोटी मोटी थोड़ी है। तो इसने बोला कि रेंट तक ठीक था, रेंट इज फाइन, आप अगर रेंट पे रखते हो तो वी डू नॉट हैव इशू, रेंट इज फाइन, लेकिन वी वोंट अलाउ परचेजिंग दैट थिंग, कि हम नहीं अलाउ करेंगे कि आप उसको खरीदो। तो देखो अनदर टसल, कि भाई इसकी खरीद फरोख्त मतलब इसको परचेज जो है उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। फारूक सियार सेठ की भाई, हाँ फारूक सियार क्या है, उसने बोले हाँ हाँ ठीक है खरीद लो खरीद लो। मुर्शीद कुली खान ने कहा नहीं खरीदने देंगे, क्या कर लोगे। तो ये सब कुछ बैकग्राउंड है जो तैयार हो रहा है आगे लड़ाई में। ठीक है, ओके, चलो अब थोड़ा लिखते हैं। तो अच्छा, ये बैकग्राउंड आए उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लो आप लोग, है ना, सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सेट करके हेडिंग डाल लो आप। ठीक है, जैसे दस्तक हो गया, कुछ और कंसेप्ट्स हैं वो सब जानते रहो आप। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, सो पहला है उसमें है दस्तक। व्हाट इज दस्तक। ठीक है, दस्तक, it was the document by which it was the document by which it was the document by which the duty free trade was operationalized, by which the duty free trade was operationalized, operationalized, that is that is operationalized, that is this document certified that, that is this document certified that, that is this document certified that the goods belongs to, the goods belongs to East India Company, certified that the goods belongs to East India Company and were issued by EIC officials। मतलब दस्तक लेकर जाओगे तो ये अपने आप में ये बता देगा कि दिस इज द ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रोडक्ट एंड इट इज बाय द ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल्स, है ना, कंपनी एंड वेयर इशूड बाय EIC ऑफिशियल्स। तो ये होना ही अपने आप में ये बता देगा, कुछ भी लेकर के जाओ अगर आपके पास वो है तो ये अपने आप बताएगा कि दिस इज द ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रोडक्ट एंड इशूड बाय द EIC ऑफिशियल्स। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज प्राइवेट ट्रेड। प्राइवेट ट्रेड सेकंड, वो पहला दस्तक, सेकंड इज प्राइवेट ट्रेड।
2 पॉइंट्स लिखना आप इसमें। पहला पॉइंट लिखो आप, इट वॉज द ट्रेड डन बाई, इट वॉज द ट्रेड डन बाई नॉन ईआईसी एंटिटीज। मैं अगर ईआईसी ऑफिशियल के प्राइवेट ट्रेड की बात करूंगा तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। अगर मैं सिर्फ प्राइवेट ट्रेड की बात करूं उस टाइम के, तो इट इज नॉन ईआईसी ऑफिशियल्स, ठीक, नॉन ईआईसी एंटिटीज, या ऐसे लिखो आप। हाँ, रिपीट करूं? अच्छा, ओके। इट वॉज द ट्रेड डन बाई नॉन ईआईसी एंटिटीज। जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं, सोच के देखो, सिर्फ एक कंपनी ही ट्रेड नहीं कर रही थी इंडिया से, बाकी भी फ्री मर्चेंट्स होंगे लंदन में जो कि इंडिया आएंगे, चीजें खरीदेंगे और ले जाके वहां बेचेंगे। जरूरी नहीं कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए हों, है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइवेट ट्रेड। कुछ इंडियन मर्चेंट्स भी जा करके वहां चीजें बेच रहे होंगे, तो वो भी उसी कंपनी में आएंगे, लेकिन वो ईआईसी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। देन उस सेंस में उसको प्राइवेट ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एग्जाम्पल लिखना, सेकंड पॉइंट लिखना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड बाई ईआईसी ऑफिशियल इन दियर कैपेसिटी। एग्जाम्पल, उसी में सेकंड पॉइंट है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड बाई ईआईसी ऑफिशियल्स इन दियर कैपेसिटीज, जितना उनसे बन पड़ता था, कॉमा बाई इंटरलोपर्स। ये क्या है, ये भी अभी आपको बताता हूं। इंटरलोपर्स, तो बाई ईआईसी ऑफिशियल्स, कॉमा बाई इंटरलोपर्स एंड बाई फ्री मर्चेंट्स। इन तीनों का डिफरेंस आपको लिखवा देता हूं, बाई इंटरलोपर्स एंड बाई फ्री मर्चेंट्स। तो इंटरलोपर्स, हाँ, ठीक है। अब इंटरलोपर सेटिंग डाल लो आप, कभी एक लाइन में लिख लो कि व्हाट आर द इंटरलोपर्स। इंटरलोपर्स, they are the non EIC businessmen, non EIC businessmen, businesses, basically ऐसे लिखो आप, non EIC businesses who traded with India, who traded with India in violation of the, in violation of the monopoly privilege of, monopoly privilege of trading, monopoly privilege of trading were given to EIC by charters। ब्रिटिश रॉयल चार्टर में ये बात थी कि आपको मोनोपोली है, ठीक है। प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग वर गिवन टू ईआईसी बाय द चार्टर्स। इसको वॉयलेट कर रहे हैं कि ब्रिटेन को मोनोपोली मिली हुई है, सो दे आर द नॉन ब्रिटिश ऑफिस और बिजनेसेस जो कि उस मोनोपोली को क्या कर रहे हैं, बेसिकली वॉयलेट कर रहे हैं कि आपकी मोनोपोली आपने दे रखी, लेकिन उसको वॉयलेट करके क्या कर रहे हैं, इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। फ्री मर्चेंट्स लिखना आप, हु आर द फ्री मर्चेंट्स, फ्री मर्चेंट्स, बस, हाँ। मतलब ईआईसी को चार्टर मिला कि यू आर हैविंग द मोनोपोली, सिर्फ आप बिजनेस करोगे, बट वहाँ अलग बिजनेसेस भी हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, है ना, कि आपके एरिया में कोई आके बिजनेस कर रहा। फ्री मर्चेंट्स, मर्चेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन हु अर्लियर एंगेज्ड, मर्चेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन हु अर्लियर एंगेज्ड, who merchants from Britain who earlier engaged in trade with India but were allowed to stay in EIC settlement। देखो, इनको अलाउड है, और ये लोग भी ना उस दस्तक का मिसयूज कर रहे हैं। ईआईसी सेटलमेंट में रह रहे हो, अब भी कागज लेकर के पहुंच जा रहे हो कि देखो साहब ये ईआईसी का माल है, जबकि व्हाट आर यू आर अ फ्री बिजनेसमैन, है ना। ओके, अलाउड टू स्टे इन ईआईसी सेटलमेंट्स एंड दियर ट्रेड वाज लीगलाइज्ड, EIC settlements and their trade was legalized, that is their trade was legalized, comma, that is they would not directly trade between
they would not directly trade between India and Britain, directly trade between India and Britain, but were allowed to trade via EIC. इसका मतलब ये देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आई थिंक, इसको नेक्स्ट पॉइंट में एक लाइन में लिखना। ये करते क्या थे फ्री बिजनेसमैन, जैसे ईआईसी के बस का सब कुछ बिजनेस कर पाना मुश्किल था, ये सारी चीजें खरीद पाना, तो ये फ्री बिजनेसमैन क्या थे, ये इंडिया से चीजें खरीदते थे और वो किसको बेच देते थे, ईआईसी को। जो ईआईसी खुद नहीं खरीद पा रही, जहां इसको लग रहा है कि ज्यादा पैसा लग रहा है, ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट है, ये फ्री बिजनेसमैन को भेजा कि जाओ बेटा खरीद के लाओ और मुझे बेच दो। तो फ्री बिजनेसमैन ये काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप एक लाइन में, दे वुड बाई गुड्स फ्रॉम इंडियन मर्चेंट्स, दे वुड बाई गुड्स फ्रॉम इंडियन मर्चेंट्स एंड विल सेल देम टू ईआईसी। फ्री मर्चेंट्स की ही बात कर रहा हूं। इनका मेन काम क्या था, इंडियन मर्चेंट से चीजें खरीदो जहां ईआईसी नहीं कर पा रही काम, है ना, तो अपना ही एक एजेंट सा बना दिया कि जाओ आप खरीदो और ला करके हमें बेच दो, है ना। दे वुड बाई गुड्स फ्रॉम इंडियन मर्चेंट्स एंड विल सेल देम टू ईआईसी एंड देन ईआईसी वुड कैरी देम आउट ऑफ इंडिया। उसके बाद ईआईसी इनको ले जाकर के क्या करेगी, यूरोप में बेच देगी। एंड देन ईआईसी वुड कैरी देम आउट ऑफ इंडिया, मतलब इन्हें नहीं लेकर जाना, इन्हें लेकर खरीद के लाओ इंडिया से और ईआईसी को बेच दो, ईआईसी ले जाकर के उसको यूरोप में बेच देगी, ठीक है। और इसकी वजह से देखो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं दस्तखत का, क्योंकि ईआईसी में शेल्टर ले रहे हैं, इनके पास भी वो पेपर मिल जा रहा है। नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग ईआईसी, लेकिन आप कर क्या रहे हो, यू आर डूइंग योर प्राइवेट थिंग, मतलब आप खुद का फ्री बिजनेस कर रहे हो, आप लेकर के ईआईसी को बेच रहे हो और वो भी फ्री। ईआईसी अपने तो कर ही रही, दो चार लोगों को और बुला लिया कि भाई तुम भी खरीद के लाओ, फ्री ट्रेड का फायदा लो। और ये सारी बातें किसको नहीं पसंद आ रही थी, बंगाल सूबा को, जो भी रूलर्स होंगे, चाहे वो कौन था, मुर्शिद कुली खान से लेकर के सिराजुद्दौला तक, ये चलते आ रहे हैं, फिर दिन लड़ाई होगी, ठीक है। देन उसके बाद हेडिंग दीजिए आप, इलीगल ट्रेड। इलीगल ट्रेड, इलीगल ट्रेड क्या था, दो चार पॉइंट्स इसके भी लिख लेते हैं। मेजरमेंट, ठीक है। व्हाट इज इलीगल ट्रेड, ट्रेड दैट वाज डन, ट्रेड दैट वाज डन बाय नॉन ईआईसी ब्रिटिश एंटिटीज। इलीगल ट्रेड की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आएंगी, ट्रेड that was done by non-EIC British entities as it breaks the British law, क्योंकि उनकी मोनोपोली थी और आप उनके एरिया में ट्रेड कर रहे हो, as it breaks the British law, comma, which violates the charter of EIC, which violates the charter of EIC, ठीक है। दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं कि इससे चार्टर से इंडिया उनको ईआईसी को मोनोपोली मिली हुई थी, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, व्हेन ड्यूटी फ्री ट्रेड इज डन बाय नॉन ईआईसी एंटिटीज, वो भी अपने आप को यही दिखा रहे हैं कि वी आर द ईआईसी ऑफिशियल्स, ठीक है ना। सोचो कि ये क्या मुश्किल है, कोई बाहर से आया पैसा पैसा दे करके कॉपी बनवा लिया, लो रॉयल फरमान हमारे पास भी है, ठीक है। या फिर उन्हीं को पैसा दे करके कि भाई थोड़े टाइम के लिए दे दे, एक बार जब से मैं सामान लेके निकला वापस ले लेना, ठीक है। ओके, तो व्हेन ड्यूटी फ्री ट्रेड इज डन बाय नॉन ईआईसी एंटिटीज बाय मिसिंग दस्तक्स, कुछ मिसिंग दस्तक्स भी थे, बाय मिसिंग दस्तक्स, therefore not paying duties to the नवाब ऑफ बंगाल, कुछ चोरी भी कर लिए गए, नहीं दोगे दस्तक ही चुरा लेंगे, लो उससे ट्रेड करेंगे, हाँ, ड्यूटीज टू नवाब ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट, मिसयूज ऑफ दस्तक्स, लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट, मिसयूज ऑफ दस्तक्स, लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। दस्तक्स का मिसयूज से सिर्फ एक चीज हो रही थी कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा था, लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। एक और चीज थी, देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, EIC वॉज हर्ट, ठीक है, EIC वॉज हर्ट बाय दिस प्राइवेट ट्रेड, EIC वॉज हर्ट बाय दिस प्राइवेट ट्रेड बट इट कुड नॉट कंट्रोल इट। देखो दुख EIC को भी हो रहा था, क्योंकि बाई नॉन ऑफिशियल एंटिटीज आपके नाम पे वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं जो EIC का होना चाहिए था। इसकी वजह से EIC को भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन EIC कितनी प्रॉब्लम्स को देखेगा, है ना, तो उनके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, ओके। अब वो फिगर आपको बता रहा था ना, इस पॉइंट में लिखना आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, दिस ऑल्सो हर्ट द रेवेन्यू ऑफ बंगाल, दिस ऑल्सो हर्ट द रेवेन्यू ऑफ बंगाल, कॉमा करके लिखना, इन 1750 1 लाख पाउंड्स, एक के बाद 5 जीरो, 1 लाख पाउंड्स, ऐसे सिंबल, 1 लाख पाउंड्स was the size of private trade, huh? 1750, 1 lakh pound was the size of the private trade of EIC officials। EIC ऑफिशियल की सिर्फ प्राइवेट ट्रेड की बात हो रही है ना, कि जो उनके ऑफिशियल्स कर रहे हैं, EIC की बात नहीं हो रही है ना। विच वॉज 60 टाइम्स देन द एनुअल सैलरी ऑफ दीज ऑफिशियल्स, अरे एनुअल सैलरी का 60 गुना था। विच वॉज 60 टाइम्स the annual salary of these officials, just 60 times the annual salary of these officials। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, EIC ऑफिशियल्स सोल्ड दस्तक्स, ऑफिशियल्स के लिए सिर्फ बात हो रही है, हाँ नॉन ऑफिशियल भी कर रहे थे, है ना। बस ये बात है कि किस टर्म में मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ऑफिशियल्स का नाम ले रहा हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट देम, अदरवाइज दे आर द नॉन EICs, है ना, बाकी प्राइवेट वाले जो हैं। EIC ऑफिशियल्स सोल्ड दस्तक्स एट हाई प्राइस टू इंडियन मर्चेंट्स एंड इंटरलोपर्स। सोचो दस्तक्स बेच दे रहे हैं, दे सोल्ड दस्तक्स एट हाई प्राइस टू इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडियन इंटरलोपर्स। अब इससे देखो और रेवेन्यू लॉस, अब सबके पास दस्तक है ना, कोई टैक्स नहीं पे करेगा, लो दस्तक है मेरे पास। और वो दस्तक जैसे जो रॉयल फरमान में हुआ, उसकी फोटो कॉपी हो गई और वो बिक गई सबको कि मेरे पास भी दस्तक, मैं भी EIC, मैं भी EIC। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको भी, हाँ या तो देखो चोरी किए तो उनके पास थे, या खरीदे हुए थे, चोरी भी किए गए थे ना कुछ बाई मिसिंग दस्तक्स, तो इस तरह से जाली भी बन रहे होंगे, हालांकि ऐसा कुछ लिखा नहीं, बट पॉसिबिलिटी इज देयर कि जाली दस्तक्स बन गए हों। फारूक सियार तो निपट चुके हैं, कौन बताएगा कि भाई ये असली है नकली है। अच्छा एक चीज मैं, मतलब ये हालांकि काम की नहीं है, एक चीज सोच रहे हो, ये कुछ ज्यादा नहीं दे रहा फारूक सियार, वाई? किसी को इसका रीजन पता है? कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ है, बड़े मजे की बात है, क्यों फारूक सियार इतना रहमदिली कर रहा? जैसे देखो वो तो उसको पिला रहा था, जहांगीर वॉज गेटिंग वाइन, फाइन वाइन, वाई दिस गाय इज गिविंग सो मेनी बेनिफिट्स? नहीं ऐसा नहीं था, अरे ये मारे को क्या मारना, ये पहले ही मरा हुआ है, क्या करोगे छीन के, दिल्ली आगरा ले लोगे, क्या कर लोगे? दिल्ली आगरा से कुछ लेना देना है ही नहीं कुछ, क्या कर लोगे दिल्ली आगरा लेकर के, दो तो एरिया बेचारे के पास, उसमें इंटरेस्ट कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा। तो दिसे देखो, मतलब ऐसा कहीं वो नहीं है ऑफिशियल, बट आई थिंक अगर आप गूगल करोगे तो ये रीजन मिलता है इसका। हुआ क्या था, फारूक सियार वॉज सफरिंग विद द डिजीज, और वो डिजीज ऐसी थी कि ये मरने वाला था, कि मतलब एकदम ऐसे मौत की दहलीज पे था। यमराज आ चुके थे, भैंसा वॉज ऑन द दियर चौखट, यमराज खटखटा रहे थे कि बेटा फारूक सियार बाहर आ जाओ, ठीक है, अरे अल्लाह रहे होंगे, सॉरी, ठीक है, अरे फारूक सियार, तो अब द अल्लाह इज हियर, और फारूक सियार मरने वाला, लिटरली ही वॉज अबाउट टू डाई। और दिक्कत क्या थी, आई थिंक, मतलब कुछ एग्जैक्ट नहीं मिलता, बट शायद स्टोन वगैरह की ऐसी कोई दिक्कत थी, आसानी दर्द होता है ना, तो उसको लगा कि मर गया मैं अब। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे अरेंज्ड अ सर्जन, उस सर्जन अरेंज करने की खुशी में वो बच गया ना, तो उसने इतना कुछ दे डाला उनको। जस्ट दिस इज द रीजन, इसको सर्च करके आप देखना, किताब में नहीं मिलेगा हालांकि ये चीज आपको, बट दे अरेंज्ड अ सर्जन फॉर फारूक सियार, ही वाज अबाउट टू डाई,
और उस सर्जन ने उसकी जान बचा ली और वो खुश हो गया कि भाई तूने जान बचा दी मेरी। लो क्या चाहिए तुमको रॉयल फरमान में, ऐसे ब्लैंक पेज दे दिया, कह रहा चलो भरो इसमें क्या क्या चाहिए लिखो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ही गिव दीज बेनिफिट्स। अजीब पागल आदमी था, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच राइवलरी लिख लो आप, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच राइवलरी, कुछ पॉइंट्स उसके, फिर बैटल ऑफ प्लासी के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच राइवलरी। बंगाल वाले रीजन में ब्रिटिशर्स आर गेटिंग स्टेब्लिश्ड, और उनको एक डर बैठा हुआ, एक चीज सोच के देखो, जब इससे पहले फ्रांस का अटैक हुआ था तब भी ब्रिटिशर्स किसी नवाब के उसमें थे, शरण में, लेकिन वो नवाब ब्रिटिशर्स को बचा नहीं पाया था। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर याद करो, ब्रिटिशर्स हारे थे गंदे तरीके से। तो बंगाल में उनको ये डर है कि अगर दोबारा लड़ाई हो गई तो मुझे बचा नहीं पाएंगे बंगाल के नवाब, फ्रेंच फिर से हरा देंगे, तो ब्रिटिशर्स को क्या लगेगा कि कब्जा अपने हाथ में ले लो। ये भी एक रीजन होगा। तो पहला पॉइंट लिखना आप इसमें, ब्रिटिश फियर्ड दैट नवाब कुड नॉट प्रोटेक्ट देम इन द फ्रेंच अटैक। ब्रिटिश फियर्ड दैट द नवाब कुड नॉट प्रोटेक्ट देम इफ द फ्रेंच अटैक्ड, क्योंकि वो नवाब के भरोसे हैं, और उससे पहले भी ब्रिटिश फियर्ड दैट द नवाब कुड नॉट प्रोटेक्ट देम इफ फ्रेंच अटैक्ड। बंगाल की बात हो रही है, उनको ये डर था, इससे पहले भी मैं किसी नवाब के शरण में था, वहां पे फ्रेंच ने अटैक किया फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, हम बहुत गंदे तरीके से पिटे थे, नवाब भी मारा गया, हम भी पिटे, याद है ना वो एरिया, व्हाट वाज द नेम, अनवरुद्दीन। तब भी दोस्ती तो थी ही ना, नहीं बचा पाया वो आदमी, इनको यहां डर लगा कि नहीं बचा पाएगा, इससे बढ़िया क्या है, घोड़े की कमान अपने हाथ में ले लो, ठीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे फियर्ड दैट व्हाट इफ द फ्रेंच कैन रिपीट दियर गेन्स। अब एक और डर उनको सता रहा है कि अगर फ्रेंच फिर से अपना सब कुछ ले पाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। दे फियर्ड दैट व्हाट इफ द फ्रेंच कैन रिपीट दियर गेन्स, they feared that what if the French can repeat their gains in Carnatic and in Bengal, in Carnatic, in Bengal, therefore British began additional fortification without taking permissions from, उस टाइम पे कौन होगा वहां पे, विदाउट टेकिंग परमिशंस फ्रॉम अली वर्दी खान, ठीक है। मतलब ये अली वर्दी खान के देखो तैयारी चल रही है इनकी, इनको पता है कि एक दिन टाइम आएगा जब लड़ाई होगी, है ना। परमिशंस फ्रॉम अली वर्दी खान है, हाँ मतलब नवाब कह सकते हो ऐसे, है ना, गवर्नर बोलो नवाब बोलो कुछ सेम ही चीज है, उसमें हमने बात तो की है। ओके ठीक है, ठीक है। अब देखो आप सीधा द इमीडिएट कॉज ऑफ बैटल, अब सीधा वो बात करते हैं जो अभी तक हम देख रहे थे, द इमीडिएट कॉज, कि बैटल से जस्ट पहले क्या ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से फाइनली ये बात हो गई कि लड़ाई ही हो जाएगी, ठीक है। द इमीडिएट कॉज ऑफ बैटल, मैसेज आ गया भाई कि आज थंडर स्टॉर्मिंग वगैरह होने वाली है, दिल्ली हरियाणा इसका मैसेज आ गया, नहीं होगा है, नहीं होगा, अच्छा बताया है, ओके। तो पहला पॉइंट, सिराजुद्दौला स्टॉप्ड मिस यूज ऑफ दस्तक्स, एक रीजन लिखना लिख लो, नहीं तो कोई नहीं, अगर दोबारा लग रहा है तो रहने दो। सिराजुद्दौला स्टॉप्ड ऑल मिस यूजेज ऑफ दस्तक्स, पहली बात, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ईआईसी गेव, अच्छा एक ये पॉइंट लिख लो आप, द इमीडिएट कॉज ऑफ द बैटल, अब लड़ाई से पहले क्या चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से लड़ाई होगी, वो रॉयल फरमान वाली बातें, कुछ एक दो एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स हैं वो लिख लो अगर ये लग रहा है कि दोबारा लिख रहे हैं तो। पहला पॉइंट था सिराजुद्दौला स्टॉप्ड ऑल मिसयूज ऑफ दस्तक, जितने तरह के दस्तक के मिसयूज हो रहे थे सबको सिराजुद्दौला ने स्टॉप कर दिया, लाओ दस्तक नहीं करेंगे, पैसा दो तो जाओगे नहीं तो नहीं जाओगे, बात खत्म, ठीक है। तो पहले तो ऑल मिसयूज ऑफ दस्तक। सेकेंड पॉइंट, ईआईसी गेव प्रोटेक्शन टू, EIC gave protection to the fugitive of Bengal court, the fugitive of Bengal courts in Calcutta। नाम बताता हूं कि किसको बेसिकली उन्होंने क्या क्या शेल्टर दिया था जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम बढ़ी थी, ठीक है।
द फ्यूजिटिव ऑफ बंगाल कोर्ट्स इन कोलकाता। ओके, नाम लिख लेना, इन ब्रैकेट लिखो आप, असाइलम टू कृष्ण वल्लभ। देयर वाज अ पर्सन जो कि कट्टर दुश्मन था, कृष्ण वल्लभ। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कोई लेना देना नहीं था इनका। ठीक है, कृष्ण वल्लभ, कृष्ण वल्लभ हु वाज चार्ज्ड विथ फ्रॉड, इस पे फ्रॉड के चार्जेस लगे थे। हु वाज चार्ज्ड विथ फ्रॉड बाय सिराज, एक तो जिसपे सिराजुद्दौला ने चार्ज लगाया फ्रॉड का, उसको आपने शेल्टर दे दिया, वो भाग के आपके पास गया, आपने शेल्टर दे दिया। एंड दे केप्ट डूइंग फोर्टिफिकेशन, ईआईसी अभी भी रुक नहीं रही है, फोर्टिफिकेशन की है जा रही सिराजुद्दौला के टाइम पे भी। उसको ये बात पसंद नहीं आएगी ऑब्वियसली, है ना। ओके, एंड ईआईसी केप्ट डूइंग फोर्टिफिकेशन, तो एक तो ये काम आपने किया ही, अभी भी आप फोर्टिफिकेशन रोक नहीं रहे हो, मना करने के बाद भी कि भाई मत करो, फोर्टिफाई मत करो जगहों को, किलेबंदी मत करो। ठीक है, द इवेंट्स ऑफ द बैटल, कुछ मेन पॉइंट्स आप लिख लो। द इवेंट्स ऑफ द बैटल, किसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में पता है, क्या हुआ था? मतलब देखो, जैसे ऑफिशियली जो किताबों में है 30 बोलते हैं, बट एग्जैक्ट फिगर कभी देखो, अच्छा इसको दो तरीके से मानते हैं, कहते हैं कि हुआ ही नहीं, वो अपने उसमें क्या कहेंगे, वो अपने आप को नीचा तो दिखाएंगे नहीं, वो कहेंगे ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। कुछ बुक्स वगैरह में 30 बोला जाता है, तो हुआ क्या था, एक ऐसी जगह पे बंद कर दिया सिराजुद्दौला ने उनको जहाँ पे वो सांस नहीं ले पाए, देर वॉज नो वेंटिलेशन, और वो दम घुट के मर गए। उन्होंने हमारे बहुत मारे थे, हमने भी उसको कुछ मार दिया तो। वही ना। ओके, पहला पॉइंट, सिराज अटैक्ड एंड कैप्चर्ड कैलकाटा, सिराज अटैक्ड एंड कैप्चर्ड कैलकाटा, and it was here and it was here where and it was here where the black hole tragedy took place, where the black hole, वो स्पेस वाला ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस, where 30 British died of suffocation, 30 British died of suffocation after many Britishers were locked in a room with no ventilation. After many Britishers were locked, अरे पकड़ के भर दिया, जैसे स्लेव ट्रेड होता था, जगह नहीं होगी तो क्या करोगे, एक ही जेल हो, अगर बहुत सारे लोग क्राइम करे तो क्या करोगे। ठीक है, आफ्टर मेनी ब्रिटिशर्स वेर लॉक्ड इन अ रूम विद नो वेंटिलेशन, देयर वाज नो वेंटिलेशन। अब उसमें आप भर दोगे तो एक टाइम बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, फिर आप तड़प के मर जाओगे उसमें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव केम टू मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव केम टू मद्रास एंड डिफीटेड सिराज। ये अभी की बात है, ये बैटल ऑफ प्लासी नहीं हो रहा है, कैलकाटा को सिराज ने कैप्चर कर लिया था, रॉबर्ट क्लाइव आता है वापस मार के कैलकाटा छीन लेगा, तो सिराजुद्दौला कहेगा अच्छा ठीक है आप रख लो, गलती से हमने कैप्चर कर लिया था, ले लो वापस, कोई बात नहीं है ना, ये अभी बैटल ऑफ प्लासी नहीं है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव केम फ्रॉम मद्रास एंड डिफीटेड सिराज एंड टुक बैक कैलकाटा एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, एंड साइंड द, रॉबर्ट क्लाइव केम फ्रॉम मद्रास एंड रिकैप्चर्ड, ऐसे कर लो, क्योंकि देखो अभी मैंने बोला कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, कैलकाटा को कैप्चर कर लिया उसकी गैर मौजूदगी में, वो वहां मद्रास में बिजी था, लौट कर आया, कैलकाटा को छीन लिया वापस, एंड देन दे साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ठीक है, कैलकाटा एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ये अलीनगर क्या है, ये नया नाम था किसका, कैलकाटा का, जो दिया था सिराजुद्दौला ने, कोलकाता को सिराजुद्दौला अलीनगर का नाम दे चुका था उस टाइम तक। ठीक है, तो इट्स नथिंग बट कोलकाता। ठीक है, एंड द नेम वॉज गिवन बाई सिराजुद्दौला, इट क्या, अरे कोई ईयर वियर नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, अलीनगर ट्रीटी ऐसे कुछ वो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में जिक्र ही नहीं मिलेगा इस बात का आपको, बहुत सारी किताबें ये नहीं बताती है कि सिराजुद्दौला ने टेम्परेली जो है कैलकाटा को कैप्चर कर लिया था, फिर वापस छीन लिया। अलीनगर की ट्रीटी में क्या होगा, कुछ रेवेन्यू वगैरह चला जाएगा अब इसके पास से,
क्योंकि वापस जब छीन लेगा तो इस जगह का रेवेन्यू वगैरह ना ब्रिटिशर्स को मिलेगा, प्लस कुछ कंपनसेशन पे करेगा ये सिराजुद्दौला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच इन चंदरनगर। देखो अब इसी टाइम पे ये चीजें चल रही हैं। नाउ ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच इन चंदरनगर एंड डिस्ट्रॉयड द हुगली पोर्ट, एंड डिस्ट्रॉयड द हुगली पोर्ट। The Britishers defeated French in Chandarnagar. The Britishers defeated French in Chandarnagar and destroyed the Hooghly port. हुगली पोर्ट के आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे, इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेंच। उस टाइम पे फ्रेंच के लिए हुगली पोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, जगत सेठ एंड मीर जाफर। जगत सेठ एंड मीर जाफर। मीर जाफर के आगे द कमांडर ऑफ बंगाल, द वॉर कमांडर ऑफ बंगाल, मीर जाफर, वॉर कमांडर ऑफ बंगाल, है ना। मीर जाफर, जगत सेठ एंड मीर जाफर ब्राइब्ड क्लाइव एंड ईआईसी फॉर रिमूविंग सिराज फ्रॉम पावर। पैसा दे दिया, किलो पैसा। ब्राइब्ड क्लाइव एंड ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर रिमूविंग सिराज फ्रॉम पावर। पैसा दे दिया कि लो भाई हटाओ इसको। एक पॉइंट इसके लिए भी लिख लो, सिराज मिस ट्रीटेड जगत सेठ। सिराज मिस ट्रीटेड जगत सेठ and there was a rivalry between Siraj mistreated Jagat Seths and there was a rivalry between Siraj versus merchants, bankers and जमींदार्स in Bengal court। तो एक तरफ सिराज, दूसरी तरफ मर्चेंट्स, जगत सेठ, बैंकर, जमींदार, ये सारे लोग। और ये सब क्या है, दे आर मैन ऑफ मनी, इनके पास अच्छा खासा पैसा होगा। देयर वॉज अ राइवलरी बिटवीन सिराज वर्सेज मर्चेंट्स, कॉमा बैंकर्स, कॉमा जमींदार्स इन बंगाल कोर्ट। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि नेक्सस बन रहा था इनका, जगत सेठ्स का और बाकी लोगों का नेक्सस बनेगा ना कि भाई हटाओ सिराजुद्दौला को, मारो काटो भगाओ इसको। ठीक है, ठीक है। एंड देयर फोर, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, बैटल ऑफ प्लासी 1757। Therefore, Battle of Plassey 1757 would not have taken place without the role of Jagat Seth। अगर इनका रोल नहीं होता तो लड़ाई होती ही नहीं। Battle of Plassey 1757 would not have taken place without the role of Jagat Seth। एक और पॉइंट लिख लो, मीर जाफर वाला पॉइंट इसमें है ना। मीर जाफर did not allow the majority, Mir Jafar did not allow the majority, Mir Jafar did not allow the majority of the army to participate in BOP, मतलब Battle of Plassey। The majority of the army to participate in BOP, Battle of Plassey। हुआ क्या कि इसने हटने को बोल दिया। अच्छा सोचो, आर्मी क्यों सुन रही, हु इज द वॉर कमांडर, आई एम द वॉर कमांडर, तो मेरी बात सुनेगी आर्मी। मना कर दिया कि मत लड़ो, एंड हेंस मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। भाई ब्रिटिशर्स का साथ दिया, सिराजुद्दौला मारा गया, तो मीर जाफर इज द न्यू नवाब। ठीक है, तो ये बात थी। ठीक है, रोक दें और लिखना है। ओके, कुछ और पॉइंट्स था, चलो कोई नहीं, ज़्यादा नहीं था, 4-5 पॉइंट्स थे। चलो ठीक है, रिजल्ट मतलब आउटकम क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी का, वो बात थी। कुछ पैसे मिले, कुछ चीज़ें मिली, जगहें मिली, लिख लेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, दैट्स इट। देन फिर बैटल ऑफ बक्सर, और ठीक है, ठीक है भाई, तो दैट्स इट फॉर टुडे। इससे पहले आधी आधी आए, घर चले जाओ।
ठीक ऑनलाइन वाले जा सकते हो आप भी। वेलकम।